नमस्कार सर। नमस्ते जी। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने समय निकाला एक तो इतनी व्यस्तता के बीच, और इसके साथ साथ इतना आदर मान और सम्मान दिया। और एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने बोला कि जो भी है मेरे दिल से आने दो, हाँ कि मैं अपने बहन भाइयों से या अपने लोगों से दिल से बात करना चाहता हूँ, प्री प्लान कुछ नहीं। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता दिल हूँ। से धन्यवाद सबसे पहले आपका है जी, कि आप कुरुक्षेत्र से यहाँ मेरे पास आए हो, और मेहमान भगवान का रूप होता है, तो इसलिए मेरे तो आज मेहमान नहीं, भगवान का रूप है। थैंक यू सर, बहुत बहुत इतना, आप भी भगवान ही हो सर हमारे लिए। धन्यवाद आपका। और जो अभी हम रिसेंट देख रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के हरियाणा के उपाध्यक्ष भी हैं, हाँ जी। और लोगों की इतनी सेवा भी करते रहते हैं, खासकर जो हाँ जी। बच्चे हमारे विदेश में गए हैं वहाँ पे उनको रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ जी। तो ये जो पूरा प्रकरण है, हाँ जी। जो विदेश में बच्चों की हेल्प करना और हरियाणा में राजनीति में उतरना, खासकर उस हल्के से जिसमें ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, तो आपका हरियाणा में नारनौल से राजनीति शुरू करना और आम आदमी पार्टी से जो है उसकी शुरुआत करना, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपने एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि मेरा यहाँ किसी से भी कोई कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है जी। मेरा कंपटीशन मेरे खुद से ही है, हाँ। कि मैं अपने किसान मजदूर को, अपने देश को मैं क्या दे सकता हूँ, मेरा खुद से ही ये कंपटीशन है। हाँ। दूसरा, मेरा आम आदमी पार्टी से जुड़ने की जो बात थी, मैंने तो यहाँ निर्दलीय इलेक्शन लड़ने के लिए अपना फॉर्म भर दिया था, और ये सोच के भरा था कि जो ये सामने खड़े हैं ये लोग मेरी वोट के लायक नहीं है, क्योंकि इन लोगों का विजन ही नहीं है, इनके पास वो है ही नहीं देने के लिए समाज को, देश को, वो सेवा भाव है ही नहीं। क्योंकि सेवा भाव वाले को 5-10 साल से पहले ही पता चल जाता है कि ये आदमी जिंदगी में करेगा क्या, इसके पल्ले है क्या। तो मेरे को क्लियर था कि इन लोगों को मैं वोट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपना निर्दलीय भरा था कि मेरी वोट मैं खुद ही डाल लूँ, और मुझे वोट डालने का बड़ा शौक है। तो और ये मतलब मुझे चिंता हुई जब एमपी का इलेक्शन था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। यहाँ जयप्रकाश जी खड़े हुए थे, उस साइड से बीजेपी के थे, तो बीजेपी वाले रणजीत सिंह जी थे, और हम नाराज भी थे बीजेपी से कुछ मुद्दों को लेके, विचारधारा मेल नहीं खा रही थी कुछ। और जयप्रकाश जी उस चीज़ के लायक ही नहीं थे, कि इनका ज़िंदगी में कोई क्लियर विजन ही नहीं, इन्होंने हमेशा बस व्यापार, इसके सारे पैसा ही कमाना था, कमाया है। तो इसलिए मेरा मन करा कि यार एमपी के इलेक्शन में तो इन्होंने वोट नहीं करा, ऐसी स्थिति फिर विधानसभा में भी आ गई, ना तो कांग्रेस वाले का कोई विजन है, ना बीजेपी वाले का है, ना इनेलो का है, ना कुछ और। तो मैं कहा मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि मेरी वोट मैं खुद ही डाल लूं, मुझे वोट डालने का शौक था, तो इसलिए मेरे अधिकार में मेरे हाथ में ही ले लेता हूँ जी। तो रास्ते में चलते चलते जैसे ही मैंने अपना फॉर्म भरा, तो अगले ही दिन मेरा आम आदमी पार्टी की जो मेन लीडरशिप है दिल्ली की, उनसे मेरी मुलाकात हुई, टेलीफोन पे बात हुई, और उन्होंने मुझे यही सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी। अब इनके साथ जो असली बात थी ना, कि मैं हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। तो आप जो आम आदमी पार्टी है, हाँ जी, उसके एजुकेशन और हेल्थ के मुद्दे को लेके ज़्यादा उसको मेरे को यही था कि भाई हेल्थ और एजुकेशन पे केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, और हेल्थ और एजुकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। और वो चीज़ें हमने सुनी भी, देखी भी, कि दिल्ली के अंदर स्कूल अच्छे थे, पंजाब के अंदर भी इन्होंने टीचरों को फिनलैंड ने और ये अपना मलेशिया, सिंगापुर उस साइड भेज के टीचरों को ट्रेंड करके और अच्छे स्कूल तैयार कर रहे हैं जी। और जिस देश में स्कूलिंग अच्छी होगी और हेल्थ सिस्टम सही होगा, तो देश तरक्की तभी करेगा जी। तो मेरे को ये चीज़ें बड़ी दिल से टच थी इन चीज़ों से, और इसी में मैं बड़ा प्रभावित था कि अपने देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। तो इसलिए मेरा मन ये करा कि नेशन फर्स्ट, और मैं फिर इनके साथ जुड़ा जी। एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जैसे अब दिल्ली में हमने देखा रिसेंटली, केजरीवाल जी अब तो बाहर आ गए, जो भी आरोप उन पे लगे थे वो उनको हाई कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया है। हाँ जी सर। तो जो ये डैमेज पार्टी को मिला है, दिल्ली तो मेन आम आदमी पार्टी का गढ़ जिसको बोला जाता है। हाँ जी। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में तो अभी तक दिल्ली को देखते हुए काफ़ी कुछ मेहनत करनी बाकी है। हाँ जी सर। तो ये
आम आदमी पार्टी को जो डैमेज मिला है इसको कैसे कवर कर पाएगी पार्टी? मैं आपको एक बात बताऊं जी कि आम आदमी पार्टी को डैमेज से ज़्यादा तो लोगों को डैमेज हो गया, क्योंकि अपने देश का जो सिस्टम है कि उनको पकड़ लिया, जेल में दे दिया और बाद में जैसे कह दिया कि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो जो इनकी जेल हुई थी, जो हरासमेंट थी, वो कैसे पूरी हो? और इनके अंदर जाने के बाद जो आम लोगों को इनसे इच्छाएं थी वो कैसे पूरी हो? इनके अंदर जाने की वजह से दिल्ली गवा बैठे जो गरीब से गरीब आदमी, स्कूलिंग जिनकी अच्छी होने लगी थी, खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी स्कूल में जाके बार बार चेक करते थे, बच्चों से मिलते थे, तो एक अच्छा खुशी का अनुभव था कि स्कूलिंग सिस्टम अच्छा हो रहा है दिल्ली का, अच्छे से गरीब आदमी पढ़ने लग गया था। वो सारी चीज़ें पूरी इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड ने उन चीज़ों को देखा। ये डैमेज तो हो सकता है कि साल 2 साल में पूरा हो जाए, नहीं 5 साल में हो जाए, दोबारा से आनी ही आनी है, तय ये तो। लेकिन बेसिकली जो 4, 5, 6 साल का नुकसान है लोगों का, आम देश के लोगों का, वो लोग अब 5-6 साल जो अच्छे से पढ़ने लग गए थे, अब उनका 5-6 साल का जो ब्रेक हो गया, तो वो कैसे कवर होगा? और ये जो 5-6 महीने जेल में गए हैं, कोई 2 साल जेल में गए थे मनीष सिसोदिया जी, और फिर बाद में अगर भाई कोई आरोप तय नहीं मिले, तो ये बहुत जबरदस्त हरासमेंट है जी। और फिर उससे ज़्यादा हरासमेंट मैं मानता हूँ आम पब्लिक की, कि जो अच्छा, अब ये घर में कहते हैं ना कि जी मेरा बेटा अब बड़ा अच्छा पढ़ने लग गया है, बड़े अच्छे स्कूल हो गए हैं, और फिर एकदम जैसे 8वीं में कोई बच्चा है और उसको वही पीक टाइम तो उसका स्टडी का होता है, 8वीं से +2 है ना, वही होता है 6वीं 7वीं 8वीं +2, और वही अब 5-6 साल इनके खराब हो गए कि वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री का लेवल कहाँ, केजरीवाल जी का लेवल। तो अभी तो वो जो 6 साल का जो पीरियड है बच्चे का, उसके बाद वो +2 कर जाएगा, जहाँ उसको IIT में जाना चाहिए था, नीट में जाना चाहिए था, वो अब धीरे धीरे उसका सिस्टम, जो स्कूल मॉडल वहाँ पे केजरीवाल जी ने बनाया था, हाँ जी, अभी जो रेखा गुप्ता है जो अभी की वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने उसमें क्या बदलाव किए? मतलब डैमेज कैसे हो रहा है स्कूलों को वहाँ पे? मेरे को तो एक दिन भी नहीं कभी रेखा गुप्ता या उसका कोई मंत्री स्कूल में जा देखा कि भाई आज वो दौरा कर रहे हैं, कुछ असल में क्या है कि इनके पास वो विजन ही नहीं है कि मुझे देश के लिए करना क्या है। व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं इसके चीज़ पर। अब देखो बीजेपी कह रहे थे कि जी 10 साल पहले जब आई थी, 11 साल पहले, अब तो ऑलमोस्ट 11 से ज़्यादा हो गया, कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल 100% दूर कर देंगे। आप कुरुक्षेत्र से हैं, कुरुक्षेत्र से ही चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, है ना। बड़ी अच्छी बात है कि एक सामान्य घर परिवार का लड़का आगे निकले, वो मुख्यमंत्री बने, और उसके अंदर एक जज्बा भी होता है काम करने का। लेकिन यहाँ तो जज्बा क्या था कि यहाँ तो राज्यसभा की सीटें भी खरीद फरोख्त हुई है, तो फिर वही डर रहा, उसी सिस्टम पे चल पड़े कि बस मुझे ये दिखाना है कि मेरे नेतृत्व में मैंने कांग्रेस को तोड़ लिया, और कांग्रेस तो टूटी पड़ी है, ये तो बिकाऊ तो लोग हैं ही यहाँ पे। बीजेपी तो चुनने वाले लोगों की क्या गलती है? अगर बीजेपी आई है सर, सत्ता में आई है, दिल्ली में आई है या पूरे देश में आई है, तो उनका तो मुद्दा मेनली एजुकेशन का तो था भी नहीं, वो तो धार्मिक मुद्दे या फिर जो सनातन को लेके ज़्यादा, जैसे उनकी RSS की जो संस्था है वो प्रचार करते हैं सनातन धर्म को लेके, तो उनका तो एजुकेशन का कोई मुद्दा मेन था नहीं। इस बीच सवाल ये पैदा होता है कि देश की जनता, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि धर्म और जाति में ज़्यादा बंटी हुई है, तो इस ऐसे में एजुकेशन की लहर लेके आना वो कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको मुश्किल रहेगा? इसीलिए तो आम आदमी पार्टी की जरूरत है, इसीलिए तो केजरीवाल जी की जरूरत है कि आप ये कह रहे हैं कि स्कूल ना जाओ और सिर्फ जातियों में बट जाओ और धर्मों में बट जाओ। बेसिकली तो हमारा जो देश है वो अलग जातियों का और अलग धर्मों का तो जरूर है, लेकिन हम संगठित भी तो हैं अपने देश के लिए। अब यहाँ देश का तो इन्होंने मूल्य को साइड में रख दिया, और साइड बाय साइड फिर यही लगे करने के जी आप धर्मों में बट जाओ और जातियों में बट जाओ। तो बेसिकली आप जो प्रमोट कर रहे हो वो क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हो?
इससे बेनिफिट होगा क्या? एक चीज हो सकती है कि इनको सत्ता थोड़े लंबे समय तक मिलेगी, लेकिन देश तो डाउन चला गया ना, गर्त में चला गया ना। उससे इन क्या मिला, देश को क्या मिला जी? जबकि इसी मुद्दे पे आए थे कि हम पहले फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। अब नेशन फर्स्ट की जब बात आती है तो सबका उसको तो साथ और सबका साथ, सबका विकास, ये सारी चीजें अब हर रोज कोई 13-14 मर्डर, किडनैप, लड़कियों के साथ ये सब होना, तो कहाँ जब कांग्रेस के राज में एक लड़की के साथ रेप हुआ था बस के अंदर, तो पूरी बीजेपी ने तहलका मचा दिया था। यहाँ तो अब हर रोज हो रही हैं चीजें। तो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल सही नहीं है, स्टडी सही नहीं है, हेल्थ का कोरोना तक अभी 2 साल, अब 19-20 की तो बात ही है, ज्यादा लंबी बात नहीं है जी। मतलब सेकंड टर्म आ गई थी इनकी, तो कोरोना के समय हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो फरीदाबाद का है, गुड़गांव का है, पंचकुला का है, हिसार, कुरुक्षेत्र का, किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ही नहीं था। हॉस्पिटलों के हालात तो अभी है ना, डॉक्टर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं थे। कोरोना में वेंटिलेटर लेके आए थे सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जी। तो इनका उस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं है जी, प्राइवेट के सिस्टम पे ज्यादा जा रही थी, जबकि सरकारी सिस्टम ज्यादा अच्छा हो सकता है। अमेरिका के लोग अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ के स्कूल सिस्टम ऐसा गजब का है कि प्रिंसिपल खुद बहुत बार रेड लाइट पे खड़ी होती है और छोटे बच्चों को ये सिखाती है कि देखिए इस पिंक लाइट का क्या है, रेड लाइट का क्या है, इसका इशारे समझाना। खड़ी हो गए, पुलिस वाले साइड में खड़े हो जाते हैं, इशारे में, और बच्चों को भी खड़े करते हैं जी, झंडे लेके, साइन को बताते हैं जी वो सारी चीजें। अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम को किस ओर लेके जा रहे हैं ये मुझे समझ। स्कूल को बंद कर दिया, काफी स्कूलों को बंद कर दिया। स्कूल ये कह रहे कि यहाँ बच्चे थोड़े हैं तो गाँव। आप एक बात आओ जी, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है, बड़ा भाई है मेरा, उसने अपनी बेटी को इंग्लैंड से लेके आया, कहता कि मैं 1 साल इंडिया के सनावर स्कूल में लगाऊंगा, जहां पूरे इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने पॉलिटिशियन हैं, सनावर स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो इंग्लैंड से वो बच्ची आई है, तो सनावर स्कूल तो बिल्कुल पहाड़ियों में है, कोई नजदीक गाँव भी नहीं है, पहाड़ियों में है वो पूरा, है ना, कोई गाँव भी नहीं है, रास्ते भी यूं टेढ़ा। तो यहाँ का अगर स्कूल सिस्टम अच्छा हो, मान लिया अपने उत्तर प्रदेश में एक गांव है और उस गांव में सारे 70 घर हैं, और उस 70 घर में से 47 ऐसे घर हैं जिनके अंदर IAS IPS है जी। तो गांव छोटा है बड़ा है, उसी से क्या फर्क पड़ता है? वहां आप दे क्या रहे हो, वहां से आप क्या पनीरी निकाल रहे हो? बेसिकली तो बात तो ये है। अब इन्होंने स्कूल बंद कर दिए कि गांव छोटे हैं, बच्चे पूरे नहीं है। जहां बच्चे पूरे हैं वहां अपने टीचर दे रखे हैं क्या? टीचर्स की तो हर जगह, यूनिवर्सिटी, स्कूल, सब जगह तो इनका जी हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान है ही नहीं, और होगा भी क्यों? इनको लेना ही देना नहीं। इनके तो यही चीज नहीं पूरे हो रहे कि भाई आप इस जाति के हो, आप इस धर्म के हो। ये धर्म और जाति इस चीज के ऊपर कर दिया अभी। तो फिर ये है क्या? ये तो कुछ नहीं जी। तो जो धर्म और जाति की सर आप बात कर रहे हो ना, हाँ जी, इसमें एक बड़ा, खासकर जहाँ पे हम बैठे हैं हरियाणा में, हाँ जी, इसकी एक खास बात है जो प्रचलित है। आम गांव में आप जाओगे तो हमारे गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे तक बताएंगे आपको ये चीज़। हाँ जी। ये सुनने में आता है कि जैसे आप अभी लगे हो भाई मैं हाँ सेवा भाव से आगे बढ़ूंगा लोगों के बीच में, और ईमानदार नेता की छवि के साथ मैं जो है राजनीति करूंगा और आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल। पर हमारे यहाँ पे लोगों का मानना ये है कि ईमानदारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है किसी नेता की। नेता की बेस्ट क्वालिटी हमारे लोग मानते हैं कि उसको माइंड डाइवर्ट करना आना चाहिए। और यही एग्जाम्पल आप अक्सर देखते होंगे कि चाहे आपका हल्का है, चाहे आसपास के हल्के हैं, आप कहीं तक भी चले जाओ राजनीति में, ईमानदारी से ज़्यादा वो नेता कामयाब रहे हैं जिन्होंने माइंड डाइवर्ट किया है। तो कर तो रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कि यार तेरा भाई है MLA बन जाएगा, या तेरा किसान परिवार का हूँ, भाई साहब मेरी ज़मीन बिक गई यार, भाई साहब प्लीज़ मेरा साथ दे दो। आधे से ज़्यादा MLA, 90 के 90 MLA को ले लीजिए आप। आज हरियाणा के अंदर मैं जितने भी हमारी पब्लिक जो सुनेगी, खासकर सुनना मेरी इस बात को, कि पूरी 90 के 90 हल्के जितने भी हैं जिसमें
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जेजेपी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनके जितने भी मुखिया हैं जिनको हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा मानते हैं, बिल्कुल। तो हमारी चीफ मिनिस्टर का चेहरा तो वही होना चाहिए ना जो देश के लिए काम करता हो, अपने प्रदेश के लिए अच्छा हो, हर कम्युनिटी के लिए अच्छा हो, हर जाति धर्म के लिए ठीक हो। तो वो आदमी, एक सिंगल आदमी भी मुझे वैसा दिखाए जो पहले के दीनबंधु सर छोटू राम जी, चौधरी देवीलाल जी, या कांग्रेस की बात करें तो आप राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी, या बीजेपी की बात करें तो वाजपेयी जी, या अंबेडकर जी, या अब्दुल कलाम जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी तस्वीरें हम अपने घर में लगाते हैं कि ये मेरे बॉस थे, ये मेरे देश के नेता थे। बिल्कुल। आज पूरी 90 के 90 हल्के में किसी भी पार्टी के चाहे मुखिया है चाहे एमएलए है, एक सिंगल आदमी मुझे बताए जिनको इनकी लाइन में मरने के बाद इनके फोटो लगा के और हम गर्व से कह सके ये मेरा नेता था। नेता तो ये है ही नहीं, बिल्कुल। ये तो बिजनेसमैन है और इनको पैसे से मतलब है। इनको मतलब इस बात से है कि मैं एक गरीब परिवार से उठा हुआ हूँ, मेरा साथ दे दो। एमएलए ही बनना सब कुछ है क्या? सिर्फ मैं एक बार मंत्री बन जाऊं उसके बाद अपने बिजनेस कर लूं, खाना कहीं, मतलब सुनने में यही चीज आती है कि धड़ल्ले से वो चल रही है, कमीशन चल रहा है, धड़ल्ले से ये चल रहा है जी, धड़ल्ले से वो चल रहा है जी, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर थे, बिजली की व्यवस्था 24 घंटे थी, स्कूलिंग अच्छी थी, हेल्थ एजुकेशन सारा कुछ सिस्टम ठीक था। अब वो पंजाब के अंदर है, हेल्थ के लिए उन्होंने हर आदमी के लिए 10 लाख का पैकेज रखा साल का। घर में 5 आदमी तो 50 लाख का पैकेज हो गया जी पूरे साल का। अगले साल का फिर 50 लाख का हो गया जी। जितनी भी महिलाएं हैं सबको 18 साल से ऊपर जितनी भी है सबको 1000 रुपये दे दिया। एक घर में अगर 4 है तो 4000 रुपये हर महीने आ गया। उसके साथ साथ कि बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो गया। नशा जिस गांव में बिक रहा था उनका चिन्हित किया गया, जिसमें मैं भी वहां मेरी ड्यूटी लगी थी। हमने जिनके नाम लिए सारे के सारे उठा के जेल में दे दिए। जो मंत्री लोग थे पहले की सरकारों के, वो नशा बेच रहे थे, उनको उठा के अंदर दे दिया। बसों में महिलाएं फ्री जा रही है, बिजली फ्री है, तो एजुकेशन ठीक हो गया, हेल्थ का सिस्टम ठीक हो गया है, महिलाओं को सपोर्ट कर रही है। 63,000 नौकरियां लगी पंजाब में, एक भी नौकरी खर्ची पर्ची पर नहीं लगी और एक भी नौकरी के ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है। मेरे ही गाँव में 5 किलोमीटर दूर माढ़ा गाँव है, मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया कि जी मेरा बेटे का इंटरव्यू है, आप प्लीज सिफारिश करवा दो। और मैं वो पर्ची लेके चला गया मनीष सिसोदिया जी केजरीवाल जी के पास जी। मेरी आंखों के आगे फाड़ दी उन्होंने जी। कहने लगे कि पंजाब के अंदर किसी भी तरह की कोई खर्ची पर्ची नहीं लगती, और आप जाके देखो जी 5 किलोमीटर पे सुरेंद्र चहल का बेटा, माडा गाँव है नारनून से 5 किलोमीटर, वो बेटा नौकरी लग गया और उसने ज्वाइन भी कर लिया जी। मेरे से राखी है 13 किलोमीटर दूर, टीचर लगी है। मेरे ही हल्के के अंदर सीसर है, वो टीचर लगी है। मेरे ही हल्के के अंदर एक पुलिस डिपार्टमेंट में लगा गांव पुट्ठी का, तो 4 तो पंजाब में मेरे हल्के के लग रहे हैं। अपने बताओ जी पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर या यहाँ कोई भाई मेरिट में लगा? और जींद है क्या? पूरा हरियाणा है आसपास, है ना। सिरसा है, मैं प्रभारी हूँ सिरसा का, एक जज लगा है वहाँ का। तो इसका मतलब प्योरिटी के साथ काम किया। पंजाब में जा रहे जी, मैं अकालियों का आदमी था जी, मेरी पुत्र वधू लगी जी। तो इसका मतलब वो लोग 100% प्योरिटी। अब जब प्योर होगा और अच्छा होगा और इंटेलिजेंट होगा तो वो पढ़ाई भी अच्छा। आपका मानना है कि अभी जो पंजाब में इलेक्शन है वहाँ पे आम आदमी पार्टी दोबारा से 100% सत्ता में आएगी? 100% लोगों का इस तरीके से दिमाग बदला है कि पहले केजरीवाल जी ये सब जेल के अंदर थे, भगवंत मान जी एक पाँव तो इनका पंजाब में था, दूसरा पाँव इनका दिल्ली के अंदर था, हर चीज को संभाल रहे थे। अब जब से ये सारे बाहर हुए, क्लीन चिट हुआ, तो 100% लोगों को ये हो गया कि यार इस लेवल का धोखा भी हो सकता है देश के अंदर। किसी चीफ मिनिस्टर को अंदर डाल देना और फिर 2 साल के बाद कहना कि जी नहीं कुछ नहीं मिला। अब तो इन्हीं की सरकार थी, ऊपर नीचे डबल इंजन सब। तो अब तो ये दशहरा क्लियर ही है। तो ये था क्या? इसका मतलब ये लोग अच्छा करना चाहते, इनको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन पब्लिक को सब समझ में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीति करने का तरीका है वो काफ़ी आक्रामक है। बहुत सारे नेता उस लेवल तक नहीं जा पाते जहाँ तक बीजेपी टच कर जाती है चीज़ों को। कई बार पहली बार देखा ये चीज़, पहली बार देखा है? पहली बार देखा जी कि ये चीज़ कि भाई किसी को कि अगर आपने तारीफ कर दी कि अच्छे हैं भाई आम आदमी पार्टी अच्छी है, तो आपको ही पकड़ लेंगे कि ऐसे कैसे बोल दिया।
तो ये तो कोई तरीका नहीं है जी, ये तो फिर वही हो गया जी अंग्रेजों वाला काम। लगता है कि आने वाले टाइम में जो भी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, जब जब सत्ता परिवर्तन होगा ये आक्रामकता बढ़ती जाएगी समय के साथ, या इसको कंट्रोल करने में कामयाब होगी? सर देखिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पंजाब के अंदर है, काम करने की आक्रामकता तो है, लेकिन द्वेष भावना की कहीं नहीं है। आप देख रहे हो, दिल्ली में भी देखा, यहाँ भी देखा है, जो बोला डंके की चोट पे बोला, लेकिन ये नहीं था कि भी आप काम कर रहे हो और आपने तारीफ कर दिया आम आदमी पार्टी की तो आपका बिजनेस ही जीरो कर दिया। भाई इनका मतलब तो ये है कि तू बीजेपी के गुण गा, चाहे चोरी कर ठगी कर, हमें कोई मतलब नहीं। ये तो कोई तरीका नहीं जी। अब जो रिसेंट हमने ये राजनीति नहीं है। आप अमेरिका के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, हाँ जी, आपकी अच्छी खासी साख भी वहाँ पे है। इतनी मुझे नहीं लगता यहाँ के किसी एमएलए मंत्री की अमेरिका में कोई इतनी साख होगी जितनी वहाँ के आपके जो रिलेशंस वहाँ पे हैं। हाँ जी, अच्छे रिलेशंस हैं। अमेरिका का भारत के साथ कोई खास रिश्ता अगर रहा नहीं है ज़्यादा, हाँ जी, तो अगर अक्सर हम देखते हैं तो हमारी जो नीतियाँ हैं उनसे कभी मैच नहीं करती। नहीं बिल्कुल जी। अभी मोदी जी ने ट्रेड डील साइन करने के बारे में फैसला लिया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन वो करेंगे। हाँ जी, तो अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में होती, हाँ जी, या जो उसमें टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो वहाँ से सामान यहाँ पे आना है और जो ड्यूटी हम पे लगी है, आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हो, आप इस डील को कैसे देखते हो? अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते करते ही कैसे नहीं होने जी, चाहिए? हम डील करते ही नहीं जी। ये थोड़ी ना डील है कि उनका कोई भी सामान हो 50% टैरिफ के साथ आ गया। अपने यहाँ 2-2.5% टैरिफ तो इनका जरूर होता था, बाकी तो हमारा सामान का टैरिफ होता था 50%। उन्होंने तो 100% ये कर दिया कि लेना ही पड़ेगा तेरे को, और नहीं तो मैं देखूंगा तेरे को। और ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहली दफा एक हमारे ऐसा राजा है, हमें लग रहा था कि बड़ा दबंग आदमी है, लेकिन पहली दफा ये लग रहा है कि इसके दबंग के तो थोड़ा सा नजदीक भी नहीं है। जैसा उसने कहा वैसा नाच लिया, दिल करा रशिया के साथ बात नहीं करी। मैं वही समझा रहा हूँ कि बीजेपी ही में वाजपेयी जी थे, अमेरिका ने आंख दिखाने की कोशिश करी, वाजपेयी जी ने इसकी एक नहीं माननी, कहने लगा कि जो तूने प्रतिबंध लगाना लगा, मैं मेरे देश के लिए ये करूंगा। और उन्होंने परमाणु पोखरण किया था, परीक्षण किया था, आपने देखा होगा ना, पोखरण में परीक्षण किया था। वही बीजेपी पार्टी थी, और वही थी बीजेपी पार्टी, है ना। एक आदमी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि अगर एक की कसर रहेगी तो कोई बात नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनता ही नहीं। मतलब प्योर देश के लिए काम कर रहा था, वो अच्छा आदमी था। मैं आज आम आदमी पार्टी में बैठा हूँ, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ कोई अच्छा हो उसको मैं अच्छा ना कहूँ। बिल्कुल, बुरे को बुरा और अच्छा को अच्छा ही कहना सही है जी, क्योंकि हमारा देश का मामला है। तो उन्होंने परीक्षण किया था जी। और अमेरिका ने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी थे सारा कुछ बैन कर दिया था, प्रतिबंध 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 है। बोला कोई बात नहीं, सब चलेगा। और अपने ही देश में बताओ कहाँ फर्क पड़ा, कहीं नहीं दिक्कत आई। हमारे रिश्ते रशिया के साथ गजब के थे, इनकी विदेश नीति तो कुछ भी नहीं है, वो व्यापार से ज्यादा थे, व्यापार से ज्यादा रिश्ते थे। आज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं देखा, रशिया के साथ रिश्ते खराब, ईरान के साथ भी हमारे काफी अच्छे रिश्ते थे। ईरान यही तो कह रहा हूँ कि ईरान के साथ भी गजब का था रिश्ता, ईरान ने ही साथ दिया था, अभी जो साथ दिया था। हाँ। आज सही मायने में देखा जाए तो मोदी भी और अमेरिका भी, ये दोनों एक जैसे दिमाग के प्रधानमंत्री बन गए कि भाई इनको किसी से कोई दोस्ती नहीं। जबकि भारत का ईरान के साथ, रशिया के साथ इस लेवल का था कि भाई ये कभी गद्दारी नहीं करेंगे आपस में, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमेशा रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है, ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन जब इनको जरूरत पड़ी तो मोदी जी तो नहीं खड़ा हुआ, उससे पहले तो सारे जितने प्रधानमंत्री बने हमारे खड़े रहे जी। ये यहाँ इनकी विदेश नीति फैल है। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जी मोदी जी की? कुछ नहीं, दबंग नहीं है जी, देश के ऐसा लिए तो नहीं है इनका नहीं। कोई सीक्रेट उनके पास है ना, ब्लैकमेलिंग का कोई मामला हो? अब देखो होगा जी, जो जैसे एप्स्टीन फाइल आई थी, फाइल है उसमें दिखा कि मोदी जी भी साथ में थे। अब हो सकता है कि ये सारे दस रखे हो जी। अब देखो ये अंदर की बातें, गहरी बातें है ना, लेकिन जैसे नाम आया है और चीज है, अब भगवान जाने जी क्या तो है क्या नहीं। लेकिन इतना दब्बू किस्म का प्रधानमंत्री आपको और हमें तो दबा लेगा, क्योंकि आज पावर में है। लेकिन जहां इनको मर्दानगी दिखानी चाहिए थे ना, वहां तो बीजेपी जीरो है। बहुत सोच समझ के पहली दफा आई थी तो पूरी दुनिया में रुका था कि भाई ये दुनिया से हटके काम करेगा। अक्सर हम देखते हैं संसद में नेहरू जी की बड़ी आलोचना करते हैं,
हाँ, तो नेहरू जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? सही मायने में बताऊं जी आप जिस देश ये इसलिए आलोचना करता है कि उसके मुकाबले में आ ही नहीं पा रहा, जी इनके पल्ले को नहीं कि हम्म इसलिए बार बार आप हमेशा उसी आदमी की आलोचना करोगे जिसका पल्ले कुछ है। और मेरे लिए भी बतेरे कुछ बोलने वाले हैं यहाँ, ये क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा। तो मैं आपको सच तो यही है कि बात नेहरू जी के पास बहुत कुछ था, और चलो आज तो 70 साल की बात होगी जी, उनके पल्ले था नहीं था। आप अपनी लाइन खींच के आगे का करके तो देख लो। अब 70 साल तक यही कहते रहोगे कि नेहरू ने ये कर दिया देश का, वो कर दिया, वो तो कर दिया। अब आगे की बात करोगे, लाइन खिंच की उन्होंने जो कर दिया, अब उसको अब संभाल तो आगे ले। क्या करना है देश? आगे क्या करना है? एक ढंग का पूरे हरियाणा के अंदर ये स्कूल बताओ, गवर्नमेंट स्कूल, जो आपको ये लगे कि भाई पूरे हरियाणा के अंदर इस स्कूल का पूरा रुका है, इस स्कूल का कोई मुकाबला नहीं पूरे हरियाणा में, कोई एक भी बता दो आप। मुख्यमंत्री जी के इलाके की बता दो आप, तो वहाँ कुरुक्षेत्र से ही है। वहाँ पे स्कूल तो नॉर्मलाइज है सर, आपको पता है सब स्कूल एक जैसे हैं एक जैसे हरियाणा हैं जी। हरियाणा छोड़ो, आप दिल्ली में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला था। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जी, कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर और जितने मंत्री हैं, हु हल्ला तो ये कर रहे हैं जरूर, लेकिन जो बेसिक है ना, बेसिक कि भाई ये होना चाहिए। अब देखो पिछले दिनों की एक योजना थी, जब उन दिनों में मैं अमेरिका था, आके देखा था, उस टाइम पे एक चीज देखी थी कि अगर पब्लिक स्कूल में कोई जा रहा है जी तो उनको फीस देनी पड़ रही है, जी और पब्लिक स्कूल से अगर कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो गवर्नमेंट उनको पे कर रही है। तो ये था क्या? हरियाणा में तो उल्टा हुआ है इसका। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये ड्रामा ही तो था, और क्या था कि भाई तू गरीब आदमी है, तेरे को पढ़ाई का कोई 80 करोड़ लोगों को कह रहे कि मैंने 80 करोड़ लोगों को बीपीएल कार्ड दे के और उनको राशन पानी दे दिया। 80 करोड़ लोगों को शिक्षा दे देना यार, तेरे को बीपीएल कार्ड की जरूरत ही नहीं देने की। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा उनको आगे बढ़ा रहे हो कि नीचे लेके आ रहे हो। और बड़ा गर्व से कहता है प्रधानमंत्री कि 80 करोड़ लोगों को मैंने गरीब बना दिया। एक थोड़ा सा शिक्षित क्यों नहीं बता रहा? एक थोड़ा सा सर समाज में मजाक देखने को मिलता है कई बार। जी सर। तो लोग कहते हैं कि भाई देखो, हमने तो बना दिया था जो बना दिया था, हाँ जी, तो हम तो जैसे थे ठीक है, बट अमेरिका तो हमसे 100 साल आगे बताता है अपने आप को। हाँ जी। उन्होंने क्या ब्लंडर सिलेक्ट कर दिया, पूरा विश्व हिला रखा है। एक मूर्ख आदमी वहां भी प्रधानमंत्री ट्रम्प को बन बना गया दिया जी। वहां पे। हाँ, लेकिन वहां का एक सिस्टम बड़ा गजब। सर ऐसा तो नहीं है आप अमेरिका जाओ और वहां पे इसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो जाए? हाँ, हो सकती है। देखिए यहाँ की राजनीति और वहाँ, मतलब आप सर, हमारे यहाँ इंडिया की राजनीति जो भारत की राजनीति है, खासकर अब जिस लेवल पे चल रही है, हाँ जी, और अमेरिका में जो हो रहा है वहाँ की जो राजनीति है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 4 साल के लिए राजा बनाया है इन्होंने ट्रम्प को, ठीक है लेकिन मिड टर्म इलेक्शन भी है, अब नवंबर में होना है जी। अगर मिड टर्म इलेक्शन में इनकी सरकार नहीं आई या बहुमत नहीं आया तो ट्रम्प के पास ऐसी कोई ताकत नहीं बचेगी कि वो अपनी मर्जी थोप सके। ये है फर्क उनके अंदर। अपने यहाँ गधा बनो, घोड़ा बनो, अच्छा बनो, 5 साल के लिए बन गया और उसने लोगों को बेवकूफ बनाना ही बनाना। चिंता ना करो। हमारे को इतना लालच है कि यार 5 साल है, काम तो ले ले से। इनको यही नहीं पता कि तूने बनाया क्या, तू लेगा क्या काम। कई कहते कि जी एमएलए तो बन गया यार, सरकार नहीं आई। मगर सरकार आई हुई, जिनकी आई हुई है ना, उनसे पूछ लेना 11 साल से उन्होंने अपने अपने इलाके में क्या किया है उन्होंने। इनके पल्ले है ही नहीं, देगा क्या वो। और जो चीज इनको देनी चाहिए वो इनके है ही नहीं इनके पास, तो देगा क्या। तो बेसिकली जी जो देखो, जिनका है ना किसान का और मजदूर परिवार का, जिनके अंदर दर्द है कि किसान पूरे हरियाणा यानी पूरे देश के अंदर 2 से 3 एकड़ से ज्यादा का किसान बचा ही नहीं, और मजदूर को पूरे महीने मजदूरी नहीं मिलती जी। इनको फिर किस तरीके से आगे उभारोगे, इसके ऊपर कौन काम करेगा। मैं तो सच बताऊं, अमेरिका से जब आया तो मेरी पूरी फैमिली अमेरिका के अंदर है और पूरी फैमिली वहाँ है, तो मुझे तो वहाँ होना चाहिए जहाँ मेरी फैमिली है। बिल्कुल। और मैं वहाँ अच्छे तरीके से 8-10 लाख रुपए मिनिमम कमा भी सकता हूँ। तो मेरे को तो यहाँ पैसे की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरा तो ऑलरेडी मैं छोटे बैठा हूँ। और पूरी फैमिली एक साथ रहेगी, सबके साथ रह के अपना आराम से गुजारा बसर है, पूरी फैमिली है, पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ क्या लेना आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि भाई
पैसा कमा लिया, फैमिली सेट है, अब राजनीति करनी है। अच्छा, यही चीज मैं इन भाइयों को कहना चाहूँ कि भाई राजनीति के मायने कुछ अलग है यहाँ। हाँ, यहाँ क्या है कि मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये देख लेना, ये इसलिए ड्रामे रचने लग रहे हैं ना, एमएलए बनना है। तो मैं एमएलए बन के क्या करूंगा? मैं इन जैसा तो एमएलए मुझे बनना नहीं है, बिल्कुल। ना मुझे इस तरह के एमएलए बनाना आप मुझे जरूरत भी नहीं है ऐसे एमएलए बनने की। मैं सच में तो ये है कि भाई एमएलए से ज्यादा बड़ा तो मेरा वहाँ काम है, ये दे देंगे क्या मुझे? असली बात ये है कि मैं मेरे परिवारों को, जो यहाँ का जो मेरा परिवार है, किसान मजदूर परिवार, उनको क्या दूं, मैं मेरे देश को क्या दूं, इसलिए मैं आया हूँ पूरी फैमिली छोड़ के। नहीं, दिल तो मेरा भी कर है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनको छोड़ के आना मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि देखे नहीं जाते वापस। आपके अपने हल्के के लिए, नारनौंद के लिए क्या सपने हैं आपके, क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? मेरा पूरा हरियाणा के लोग अपने हैं जी, मैं आपको बताऊं। ठीक है। और पूरे देश के लोग हैं। अभी 2 बच्चे हैं पंजाब के, एक जलंधर का, एक राजपुरा का। उन बच्चों की वहाँ डेथ हो गई, एक बीमार था और एक हार्ट फेल हो गया। तो मेरे को कौन सा जलंधर में इलेक्शन लड़ना है? एक बच्चे पे 20-20, 25-25 लाख रुपए लगते हैं वहां से लेके आने में, और समय भी लगता है। पिछले 1.5 साल से कोई भी काम नहीं कर पा रहे हम वहाँ, और ये सारा का सारा काम सिर्फ सेवा भाव से कर रहे हैं जी हम। कोई अमेरिका में बीमार हो गया, करीब 28 बच्चे बीमार हो गए थे, और ये सारे के सारे कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, यमुनानगर और पंजाब का कुछ इलाका वहाँ के बच्चे थे, जिनको हमने वहाँ ठीक किया। ये जो सेवा शब्द है ना सर, हाँ जी, अपने लोगों ने इतना बेईमान नेताओं को इतने इस हद तक बेईमान कामों में और बेईमानी करते हुए देख लिया, ये शब्द इनको अब हजम नहीं होता। 100% सही बात आपकी। इनको ये लगता है ये जो सेवा है ना, ये सेवा नहीं है, ये मेवा खाने का रास्ता है। तो ये जो एजेंडा बदला है, लोगों की सोच में जो फर्क आया है, हाँ जी, आप इसको कैसे चेंज करोगे? कि आप सेवा बोलोगे, वो सोचेंगे ये अपना कुछ ना कुछ सिस्टम सेट करने के चक्कर में। सर, अगर मेरे हाथ में यह चीज जीत आई ना, देर सवेर है, जरूर आएगी। मैं ऐसे लोगों को चुन चुन के लेके आऊंगा जो ऑलरेडी पहले से ही, जिनका भाव सेवा का हो। और मैं बता दूं आपको एक, अभी 7 किडनी पेशेंट है जिनका इलाज चल रहा है अपने यहाँ, सबकी हम मदद कर रहे हैं। उनमें से एक ऐसा था जिसका ऑपरेशन हो भी चुका है, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था, विदेश में करना था उनका जी। उस 1 करोड़ रुपए में किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन एक आदमी ऐसा था, महिला थी हमारी बहन, उसने 5 रुपए भेजे थे। आप ये बताओ कि 5 रुपए वाली भी उतनी सेवा है और 5 लाख वाली भी उतनी है। बिल्कुल जी। उसका भाव देखो क्या है, उसका दिल देखो कितना बड़ा है कि उसके पास सिर्फ 10 रुपए पड़े थे, उन्होंने 5 भेज दिए। अगर उसके पास 5 लाख होते तो 5 भी देती। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के और उनको बिठाएं हम राजगद्दी पे। वो लोग गलत नहीं हो सकते, और गलत भी होंगे तो ये जितने भी है ना भ्रष्टाचारी, इनसे तो कम ही रहेंगे सारी जिंदगी वो, और इनको कंट्रोल भी करना आसान होगा हमें। तो आपकी आम आदमी के उपाध्यक्ष के तौर पे हाँ जी, ये प्लानिंग है, हरियाणा की रणनीति ये है कि हम ऐसे कैंडिडेट्स को लेके आएंगे जो सिर्फ सेवा करने वाले हो, स्वार्थ जिनमें स्वार्थ ना हो, और सेवा को सेवा भाव से करें। बिल्कुल सेवा को सेवा भाव से करे। पहला फर्स्ट नेशन उसके अंदर हो, कि फर्स्ट पहला भी और लास्ट भी नेशन ही हो, फिर है सेकंड नंबर पे पार्टी भी। ये जो मुहिम आपने चलाई है, हाँ जी, एक बार ये बताइए क्लियरली कि जो यार इंडिया है, हाँ जी, जिसके अंतर्गत आप ये काम काम करते हो सेवा भाव के, हाँ जी, इसका एक अल्टीमेट विजन क्या है यार इंडिया का? कहाँ पहुंचना चाहते हैं हम लोग यार इंडिया के? 17-18 साल पहले जाके हमने अमेरिका के अंदर यारी इंटरनेशनल नाम से गठन किया था। और 90 साल पहले मेरे दादाजी ने 2 बच्चे आए थे लवारिस यहाँ पे, उनको पाल पोस के 26 साल का करके उनकी शादी करके घर बसाया था। ये मेरे खून में है। मेरे ताऊजी प्रिंसिपल थे, मेरे पिताजी लेक्चरर थे। मैं घर में ये सुनता था कि मेरे ताऊजी ने एक गरीब के बच्चे की आज अपनी तनख्वाह वहाँ दे के उनकी फीस भर दी। मेरे पिताजी ने किसी गरीब की किताबें दे दी, ये सुनते थे हम। तो फिर मेरे अंदर भी आया, तो मैंने भी 8वीं में किसी बच्चे की फीस दी थी मेरे फादर से लेके। मैं पापा इस पे है नहीं, मेरा बेटा
काम करके मैं कह रहा अरे क्या कर रहा है, कह रहा पापा कि जो मर्जी काम मिले, हमारा एक टास्क है। एक राजस्थान का लड़का है इंग्लैंड के अंदर, उसकी फीस जमा करवानी, वो लड़का थोड़ा काम में ढीला है कि वो लड़का वापस नहीं जाना चाहिए, पापा कामयाब होना चाहिए। तो ये चीज तो खून के अंदर है, सारी की सारी चीजें। तो हम खा कितना गलेंगे, हम तो खा ही नहीं सकते। अमेरिका में 17 साल से मेहनत कर रहे हैं और अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं जी। और अमेरिका के अंदर तो आज तक भी हमने कभी कोई फार्म भी नहीं भरा वहां पे कि भाई वहां कर लेंगे। मन में सिर्फ एक ही बात है कि अपने देश के बच्चे जो गए हैं, जमीन बेच के गए हैं, इन बच्चों को कैसे हम वहां तंग ना होने दें। अगर बीमार हो जाए तो इनको ठीक कर लें, क्योंकि जमीन बेच के गया है। एक एक दो दो किला है ही, एक एक दो दो बच्चे हैं, वो अमेरिका चले गए, वहां जाके बीमार हो जाए, माँ बाप है नहीं, रिश्तेदार है नहीं, कौन संभाले। और सब के सब काम लगे हुए हैं, क्योंकि ब्याज पे पैसा उठा के गए हैं, तो उनको कौन संभाले। उनको हमने संभाला। यार इंटरनेशनल ने आपके, मैं ऑनलाइन कैमरे पे कह रहा हूं जी, पूरे इंडिया के अंदर किसी से कोई रुपया नहीं लिया आज तक। हमारी इनकम का 30%, 20%, 10% जितना हमारा ब्योत है अमेरिका के अंदर, उसी यारी इंटरनेशनल में दे देते हैं। और उसी यारी इंटरनेशनल से मैं इंडिया में पैसे मेरे भाई से लेके, और मेरे में जितना दम है देने का 5,000, 1,00,000, 10,000 मैं दे देता हूँ जी। ये सेवा कर रहा हूँ जी। और आपको ऑनलाइन भी एक चीज और बता दूं, मैं आगे भी कभी जिंदगी में किसी से चंदा नहीं लूंगा। अच्छा जी। मेरे पास होंगे तो मैं दे दूंगा, नहीं होंगे तो मैं कह दूंगा भाई इस महीने मेरे पास है नहीं। अपनी मर्जी से कोई चंदा देना चाहे तो दे सकता है। अपनी मर्जी से उनको दे आओ जिनके मैं घर जाता हूँ, मैं नहीं लूंगा जी। ठीक है जी, बहुत बड़ी बात है जी। मैं कभी जिंदगी में मेरा अकाउंट नंबर मैंने कभी नहीं दिया। अगर किसी के कोई डेथ हो जाती तो मैं उनके परिवार का देता हूँ जी नंबर। उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य वहाँ गोफंड में फंड रेज करने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, वो देते हैं जी। यहाँ गूगल पे नंबर, अकाउंट नंबर उस परिवार का ही होता है जी। कोई बीमार हो जाए तो उन्हीं के परिवार के अकाउंट नंबर हम देते हैं। तो ये सारी चीजें जी 100% प्योरिटी के साथ, मतलब 100% अपने ही देश के लिए जीना और अपने ही देश के लिए मरना। तो बोल दे कर दे, अपने ही देश के लिए जीना और अपने ही देश के लिए मरना। बस किसान और मजदूर परिवार कैसे तरक्की करे, इसी के ऊपर पिछले काफी लंबे टाइम से चल रहा हूं कि मेरे देश का नागरिक, मेरा किसान और मजदूर परिवार कैसे तरक्की करे और उसके अंदर मेरी क्या भागीदारी हो सकती है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं और इसके लिए मैं काम करता रहूंगा। अभी एक अगर बात चल रही है विदेश जाने की, बच्चों की, अमेरिका की, हाँ जी, तो एक सवाल लोगों के मन में है, वो ये है कि भाई लोहान साहब तो जितने भी बच्चे बाहर जाते हैं उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, उनकी डेड बॉडीज मंगवाते हैं। हाँ जी। और मतलब आजकल तो देखने को ये मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज आ रही हैं, ज़्यादा आ रही है, 4 अब भी है, 4 अब भी हैं। हाँ जी। तो सर एक तरफ तो ये है, एक तो ये साइड है विदेश की, हाँ जी। दूसरी साइड ये है कि लोहान साहब खुद बच्चों को विदेश भी भेज रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, हाँ जी, ये पैरेलल तो नहीं चल सकती। अगर वहाँ पे इतने हालात खराब हैं, हालात खराब नहीं है जी, तो इन डेथ की क्या वजह है सर? डर। मैं 50 लाख के देख आया हूँ, कहीं ट्रम्प मुझे भेज ना दे वापस। जबकि ट्रम्प के बनने से पहले ही 14,500 बच्चों के ऊपर पहले से ही डेप्यूटेशन लगी हुई है। तो डरना किस बात का? मैं 1,000 बच्चों के मिल के आऊँ, अभी 20 मीटिंगें करके आऊँ। मैंने 1,000 लोगों से पूछा कि बता तेरे को आइस मिली थी, बता तुझे आइस ने उठाया। 1,000 में से 3 बच्चे मिले हैं और 20 मीटिंगें अलग अलग स्टेट की है और उन तीनों ने कहा कि हमें उठाया भी, हमें छोड़ भी दिया। एक दूसरे से पूछना क्या हुआ। 1-2 हमारे यहाँ यूट्यूबर भी हैं, वो सारा दिन अमेरिका की बात चला चला के, जबकि वो दिल्ली से आगे कभी गए ही नहीं, उनका जहाज कभी गए ही नहीं उस साइड, और वो अमेरिका की यहाँ बैठे बैठे सारी मतलब पूरा पॉडकास्ट दे रहे हैं जी। उन्हीं क्लिप्स को उन्होंने मुझे दिखाया, ये देखियो भाई साहब ये पत्रकार ये कह रहा है। और मैं कहा गुरु यार, छोटा भाई तो वहाँ डॉक्टर भी है, नागरिक भी है, सारी चीजें हैं। उसने कहा इसमें बता भाई कौन सी सच्चाई है ही नहीं सच्चाई यार, क्यों सुन रहे तो इसको। लेकिन उन्हीं चीजों को सुन के बच्चों में ये डर है। देखो कई तरह के बच्चे होते हैं जी, एक तो ऐसा भी है कि जो डरता ही नहीं, चाहे रोज पुलिस मिल जाए, हाँ, उसका इनर सेल्फ ही ऐसा है, हाँ वो स्ट्रोंग है अंदर से। और 7.25 लाख लोग इंडिया के गए हुए हैं अमेरिका के अंदर, उनमें से 14,500 पिछले 10 साल से, ट्रंप के आने से पहले भी 10 साल
हर साल 2,500-3 हजार लोगों का डेपुटेशन था और वो आया करते, डिपोर्ट हुआ करते वो। बिल्कुल। तो इतने ही साल आए हैं, कहाँ ज्यादा आए हैं। तो ये डर लेकिन ये आ गया, एक जहाज और भेज दिया। पहले भी तो ये होता था कि डोंकी मार दी भाई, कैंप से आगे पता नहीं आने देंगे नहीं आने देंगे, बहुत से लोगों को कैंप से ही लेके बाहर भेज दिया जी, मैं इन लोगों का पार्टी का हूँ, बीजेपी से मुझे खतरा है, मैं इसलिए यहाँ गया। सबकी सेम स्टोरी है। ये जो तो उनको लगता है कि इसकी स्टोरी ठीक है, उनको रख लेते हैं, इनको लगता है ये ठीक नहीं, उनको वापस भेज देते हैं। इसमें डर किस बात का है। ये जो 40-50 लाख रुपए लगा के डोंकी का रास्ता है। हाँ, एक चीज और बताऊंगा मैं रास्ते में। दूसरा, उनमें से ज्यादातर वो लोग भी आने लग रहे हैं जो वहां जाके किसी ने ड्रिंक कर ली, बत्ती तोड़ दी, गाड़ी चला ली, ऊंची आवाज में बोल लिया, जिगजैग करके गाड़ी ले ली, उनको टिकट मिल गई, उनके जो कायदे कानून है जिन्होंने वो तोड़े हैं, वो लोग भी ज्यादा है। अब उसके अंदर जी हुआ अल्लाह, तो जितना मर्जी कर लो जी, डर लो जितने मर्जी, उसका फायदा क्या है ना। तो ये चीजें हैं, अगर आप इन चीजों के ऊपर गौर करोगे तो आप डरना छोड़ दोगे। और अब तो अगर आइस पकड़ रही है, सबको वैसे ही छोड़ने लगी। उनको भी जरूरत है लोगों की, उनके पास क्या कमी है काम करने वालों की। अब तो ट्रंप ने भी कह दिया कि खेत में तो जाना ही नहीं किसी ने भी, क्योंकि पिछली बार लाखों करोड़ का इसी बात का नुकसान था कि लोगों के संतरे नहीं टूट पाए। तो कह गए खेतों में मत जाना, आबादी कम है वहाँ की, किसान बड़े हैं। हाँ जी, बड़े बड़े किसान हैं जी, और जरूरत है वहाँ लोगों की। तो ये जो अपने बच्चे डोंकी लगा के जाते हैं ना सर, हाँ जी भाई 50 लाख रुपए लगाए, 40 लाख रुपए लगाए, अब इसका अल्टरनेट क्या है? ये तो सिस्टम, ये मतलब चीज जो है ये सपोर्टेबल तो नहीं है। आप तो इसको सपोर्ट मेरे हिसाब से नहीं मैं कभी स्पोर्ट डोंकी की नहीं करी। मैंने हमेशा ये कही कि मैंने 500 बच्चे अमेरिका भेजे हैं जी पिछले 2-2.5 साल में। अब अगस्त में 3 हो जाएंगे। 500 बच्चे 3 लाख रुपए में अमेरिका की धरती पे उतार दिए। वहां जाके एक बच्चे के 3 लाख रुपए अमेरिका उतर के जहाज के किराए समेत तो वहां जाके उन्होंने फीस भरी है। तो 6.5-7 लाख रुपए में हमेशा बोलता था कि 6.5-7 लाख में 6 महीने की फीस भी। तो लोगों ने यकीन नहीं करा शुरू में। और मैंने कहा कि दुनिया भेज दी यार, हमने तो लेना ही नहीं किसी पे कुछ। 6.5 लाख रुपए में 6 महीने की फीस, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस। मैंने भी जितना खाना है मैंने भी खा लिया। मैं तो ऑनलाइन कैमरे में कहता हूँ 1,20,000 रुपए से ऊपर मैंने किसी का कुछ नहीं लिया। और 1,20,000 रुपए में 18% GST और 30% टैक्स, 2,000 रुपये उसका पासपोर्ट मंगवाने का, और उसके बाद जी 35,000 उस ऑफिस को दे दिया। और मेरे 35,000 रुपये में मैंने एयरपोर्ट से बच्चे पिक करके उनको अपनी गारंटी पे मकान लेके घर दे दिया। मेरा 20-30,000 रुपये वहाँ लग गया। और बच्चों ने वहाँ, बहुत से बच्चों ने घर छोड़ दिया। और मैंने तो 2 लाख रुपए मंथली भी पे करा। मैं ऑनलाइन करने लग रहा हूँ जी। मैंने आज तक पैसा नहीं कमाया जी, सिर्फ अपने किसान परिवारों को उभारने की कोशिश करी है। और इसी मिशन के तहत ऐसे ऐसे बच्चे गए हैं जिनकी माँ 3 व्हीलर चला रही थी। ऐसे ऐसे बच्चे गए हैं जिनके पिताजी 3 व्हीलर चला रहे थे, जिनके 1-1.5 एकड़ जमीन है, जिनकी सारी बिकेगी। ऐसे ऐसे बच्चे विदेश गए हैं। और पूरे इंडिया के अंदर अगर किसी ने भेजे हो तो बताओ, जो 20 साल से इमिग्रेशन का काम करे। जो बच्चे आपने भेज दिए वहाँ पे, हाँ जी, 100 बच्चे इंग्लैंड भी गए हैं जी। आपने वहाँ पे उनको एक अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा दी। बिल्कुल जी। उसके बाद अपना काम ढूंढना और बाकी की प्रक्रिया है जो वो हमने बहुत बच्चों का सहारा लगाया है कि उनको काम, आज भी हमारे जितना बढ़ता हम करते हैं जी कोशिश। हमने तो किसी ने यूं कह दिया नहीं कि जी मैं हैदराबाद का हूँ और मेरे को ये दिक्कत है। मेरे को हैदराबाद से याद आ गई, एक माँ ने टेलीफोन किया मुझे कि मेरा बेटे के किडनी की दिक्कत है। मेरे से वो 900 किलोमीटर दूर था, अमेरिका में। नु बोली सर कोई शक्ल दिखाने वाला भी नहीं है कि थोड़ी सी हेल्प कर दोगे। माँ बोल बहन जी क्या है। नु बोली एक बार प्लीज मेरे बेटे की शक्ल दिखा दो वीडियो कॉल से, और कुछ हेल्प हो सकती है तो करवाओ। अमेरिका में किडनी ट्रांसप्लांट करवाई इस लड़के की, 900 किलोमीटर गया हूँ जी। अभी करनाल का एक बेटा था, कोयर गांव का। मैंने पैदल यात्रा करी थी विदेशी भाइयों के लिए और फौजी भाइयों के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और पैदल यात्रा करके कुरुक्षेत्र मैंने हवन किया था। उसी दौरान मैंने कोयर गांव का एक पिता मिला था, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी, इकलौता बेटा था। 8 महीने पहले उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और 90% बॉडी जल गई थी। और उस पिता ने मुझे ये कहा कि मेरे बेटे का संस्कार कर दे, बेटे का संस्कार नहीं हो रहा और मैं दुखी हूँ। 10% हार्ट बचे उसके।
सर आप यकीन नहीं करोगे, जितने अमेरिका में बैठे सब ने पूरा जोर मार लिया, उस बच्चे का संस्कार नहीं हुआ। मेरे को वो बोल के गया, तो मेरे को जब उस पिता ने कहा कि मेरे बेटे का संस्कार कर दो प्लीज, उसने एक बार मुझे कहा, उसके बाद कभी मुझे मिलने तक नहीं आया। मैं भाग सकता था इस जिम्मेवारी से, मेरे को दोबारा कभी टोका ही नहीं उन्होंने। लेकिन मेरे को एक जिम्मेवारी ये थी कि ये मेरे परिवार का है और ये किसान परिवार का है और मेरे घर में पैदा हुआ है, तो तू क्या करता। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने जी वहाँ के ऑफिसरों से बात कर करके आप हैरानगी की बात ये है कि यहाँ से डीएनए करवा के भेजा, ऑफिसर ने माना नहीं। मैंने कहा जी आप अपना सैंपल दे दो, मैं सैंपल करवा के दूंगा। और आप यकीन नहीं करोगे, जब सैंपल किट आई, करनाल के सभी डॉक्टर मना कर गए, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट के भी। कुरुक्षेत्र के सारे मना कर गए, कैथल के सारे मना कर गए। डॉक्टर रमन है कैथल के अंदर, उन्होंने मेरे कहने से उस सैंपल को किया था, उसमें FBI लिखा हुआ था, RPI इन्वॉल्व थी इसके अंदर। उसने मेरे कहने से नारायण में हॉस्पिटल भी बनाया अभी, कैलिफोर्निया हॉस्पिटल। तो सर वो सैंपल गया, फिर मैंने लाइव आगे कहा कि भाई ये 4 दिन में पहुंचाना है, कोई जाता हो तो ले जाओ। नहीं मिला कोई नहीं। हमने फिर रिस्क लिया कि सीधा सवेरे सवेरे मैंने कहा जी 6:30 बजे उठना आपने, और मैं इस सैंपल को इसी फ्लाइट में भेजना चाहता हूँ। और सेम डे हमने भेजा जी, 4 दिन में मिल गया, और वो मैच कर गया जी। मेरे से 900 किलोमीटर दूर सैक्रामेंटो था। मैं सैन डिएगो रहता हूँ जी। आप सैन डिएगो से और सैक्रामेंटो की दूरी चेक कर लेना, यहीं बैठे बैठे 900 किलोमीटर दूर है जी मेरे से। मैं और मेरा भाई गाड़ी से गए और उस बच्चे का संस्कार करके आए जी हम अपने हाथ से। और उसके मामा जी का बेटा हुआ था इंग्लैंड से, अगले ही दिन उसके फूल दे के और गंगा में प्रवाह कर दिया तीसरे दिन। एक बार सोच के तो दुख है कि यार हर घर में जब कोई एक्सपायर हो जाता है, बच्चा जाता है ना जी, हाँ, वो पैदा किया, उसको पाला पोसा, बड़ा किया, और उसके बाद वो हाथ से चला जाए, तो माँ बाप की जिंदगी नहीं रह जाती। हाँ, अपने यहाँ क्या है जी, ये रोड जाति का है, ये वाल्मीकि है, ये ब्राह्मण है, ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का। मन्ना तो फिर सारे या तो बीजेपी के मिले, या कांग्रेस के मिले हैं, या रोड जाति के मिले, या ब्राह्मण मिले हैं, सैनी मिले हैं, 1-2 चमार जाति से भी मिला है। मेरा तो सारा परिवार है जी, ये सारा का सारा, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा देश का नागरिक है, और मेरा किसान परिवार है, मेरा मजदूर परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। मैं इस भाव से अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। ये जो एक बार सोचे तो सही ये चीज भाई साहब, ये सर वो ये सोचने में ही अपने आप में बड़ी वो चीज है सर, बड़ी दुखद चीज है, और जिसका जाता है उसको ही फील होता है। सर कल टेलीफोन आया 2 कि भाई एक तो जलंधर का बच्चा है, होशियारपुर का, सॉरी, और एक राजपुरा का है पंजाब से। एक बीमार होके मरा है, एक हार्ट फेल से मरा है। अगर मैं ये कहूँ कि जी हमारे बस का नहीं है, तो वो लवारिस करके वहाँ दाह संस्कार होता है। अपने से पहले वहाँ लवारिस करके हो जाता था संस्कार। बॉडी का बड़ा सिस्टम था, 2.5 शुरू में तो हमारे से भी पता नहीं था, 2.5 महीने लगे जी। मैंने रात को 12:30 1-1 बजे भी एक्सीडेंट हुए बच्चे ठाए हैं, और मेरे को बहुत लोगों ने रोका है कि यार सिस्टम अलग है, यहाँ हाथ मत लगा, जेल में हो जाएगा। मेरे मन ने या गवाही दी कि मैं जेल में होऊंगा, कितने हो यार, मैं इन्हें जरूर उठाऊंगा। मैंने रात के 12:30 बजे अपने सामड़ो गाँव जींद के अंदर उस बच्चे को उठा, तो उसकी टांगे टूटी हुई थी, वो टेलीफोन करने के लायक नहीं था। मेरे को तो सिर्फ टेलीफोन आता उसकी वाइफ का कि इस इलाके के अंदर बता रहे सर, प्लीज कर दोगे मेरी हेल्प। रात ने उठ कर गया था जी 12:30 बजे, तकड़ी ठंड पड़े थी जी। उस बच्चे का राड रूड डली रोड, और फिर उसके बाद वो ठीक हुआ, फिर उसको काम दिया, फिर हार्ट फेल हो गया जी, फिर उसका संस्कार करा। मैंने 13 लोगों का संस्कार कर लिया वहाँ, 13 लोगों का संस्कार किया, 28 बच्चों को हमारे को वहाँ मरने से बचाया। मैं कईयों के तो एड्रेस भी जानता हूँ, घर जाके पूछ लेना उनसे। एक तो ऐसा था, संगरौली गांव का था, जो ऋतिक शर्मा, कैथल के अंदर पुंडरी के पास है, संगरौली पुंडरी में, हाँ, राजपाल है उसके फादर का नाम। उसको एक ऐसी बीमारी थी, उसका इलाज सिर्फ अमेरिका में था, और वो यूट्यूब देख के गया था लड़का। जाते जाते रास्ता ज्यादा लंबा था, वहां जाके वीडियो बनाई उसने खुद। मैं तो कभी फेसबुक पे आता ही नहीं था जी, उसकी खुद वीडियो आई,
और उसने नंबर नहीं छोड़ा उस पे। मैंने खुद वीडियो बनाई कि भाई ये लड़का जो है ना, ये मुझे बताओ या मेरा नंबर दे दो, मेरे से बात कर ले, मैं संभालूंगा। 3 घंटे दूर जाके उस बच्चे को चेक करवा था। डॉक्टर ने ये कहा था कि लास्ट 15-20 दिन महीना बचा है, ये दवाई लगी तो लगी, नहीं तो गया। और 7.5 लाख रुपए फर्स्ट महीने की दवाई दिलवाई थी जी, अपनी जेब से जी। आज तक किसी पे लिया ही नहीं जी। और अभी पूछ भी लेना हो तो मैं बताने तो लग रहा हूँ, संगरौली का हराजपाल शर्मा बेटा है, ऋतिक शर्मा उसका नाम है। तो उस बच्चे को हमने 8 महीने तक लगातार दवाई परमात्मा की दास है, 2 साल में 100% फिट भी हो गया और ग्रीन कार्ड भी हो गया। ये अपने दर्शकों के लिए भी चीज जानना जरूरी है कि आपने जो नेता एमएलए मंत्री चुने हैं, क्या वो अपनी जेब से आपके किसी बच्चे पे, एक बच्चे पे 7-7.5 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं? यहाँ तक तो बात ठीक है। एक और चीज सोचने की है, देना तो छोड़ो, वो लेते हैं जी, फूलों की माला पहनाते हैं, लड्डू में तोलते हैं लोग उनको, चंदा चोर है, चंदा सब कुछ 20-20, 25-25 करोड़ का चंदा लेके हमारा सपा साढ़े भी। तो मैं गरीब हूँ, मेरी जमीन बिकेगी, 2.5-3 लाख लेके जी। ये तो सर समझ गया मैं, आप कहाँ इशारा कर रहे हो। नौकरी लगवाना है मैंने तेरे को, चिंता ना कर। ये नहीं है, ऐसे ऐसे हमारे एमपी भी रहे हैं, पहले भी इन्होंने यही करा सारी जिंदगी जी, चंदा 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 चंदा, मतलब बिजनेस बना दिया इनने। और इलेक्शन के दौरान शराब बांटे जी, 90 के 90 क्या में। अगर वो शराब का पैसा हर एक पार्टी के लोग कम से कम 2-2, 2.5 करोड़ रुपए की शराब बांट दे जी। अगर सारे नेता 5-6 पार्टी होगी, 10 करोड़ रुपये अगर 5 के 5 साल अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक आदमी ने भी को नहीं मरने दे, एक ने भी। मैं गोड्डे मोड़न जाऊं भाई, इतनी सस्ती राजनीति मैंने धरती पर नहीं देखी जितनी अपना हरियाणा में, इंडिया में है। जिसने कोई काम नहीं होना, वो गोड्डे मोड़न लग जाओ और लड्डू खान लग जाओ ब्याह में, और नेता बन जाएगा भाई। यू रोज आओ भाई, अरे क्या पाव है तेरे। मैं गया, कैसे मरा जी, हार्ट फेल हो गया जी, कैसे मरा जी, ठीक है, कैसे मरा जी, स्टंट डल गया था जी, कैसे एक्सपायर हुआ सर, अधरंग हो रहा था जी। नेता ही वो है जी जो मरगत पे जाए और शादी में जाए। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने, मेरे छोटे भाई ने, दोनों ने बात करी। जसवीर भाई बोला क्या है डेथ, मैं कहा हार्ट फेल, अधरंग और स्टंट डलना, कैंसर। कहने लगा ये काम करते हैं आप, डॉक्टर्स की टीम लेके गांव में घुसेंगे, और क्या हाल है जी बुजुर्गों, इनको मरने से पहले इनको संभाल के आपने मुहिम चलाई थी। मुहिम चलाई थी, क्या हाल है जी बुजुर्गों। और उसी के तहत जी आप हैरान हो जाओगे, पूरे हरियाणा में मेरा दावा है, क्योंकि मैंने काम करा है बिल्कुल, कि आप 100 बुजुर्गों को चेक कर दो जी, उसमें से 30 ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता तेरा बीपी शुगर भी है। किसी को 470 शुगर मिली, किसी को 230 बीपी मिला। तो जिनका 470 शुगर है, 230 बीपी है, उनका अधरंग भी होगा, उनकी किडनी फेल भी होंगी, मौत तो साथ चल रही है, मौत साथ चल रही है, साइलेंट किलर है। तो फिर उनका ये पापी गोड्डा मोड़न जावे हैं, अरे इन्हों कह दे मैं तेरा दुख सुख में आया था, अरे गुरुजी दुख तो इसको जब था, ये जब मरण तक पल्ला परेशान था, उस समय तो तू इसका देखने तक नहीं आया बुजुर्ग को, माँ बाप को। जिंदगी संभालो ना उसको, जिंदगी संभालो। अगर ये मैं बताऊं जी, मैं इन सारा न काम पर ला दूंगा अगर अपने हरियाणा की पब्लिक थोड़ा सा विश्वास के साथ मेरा साथ दे दो। या तो ऐसे लोग ही चुने जाएंगे, या इस तरह के लोगों को बाहर खदेड़ देंगे हम यहाँ से। और यह मुहिम हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर जानी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। जिन्होंने 8-8 घंटे हड़ चला के हमें इतना बड़ा कर दिया, उस समय जब 100 साल पहले, 70 साल पहले, जब लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, 20-20, 30-30 किलोमीटर से जाना, हमारी माताएं बहनें खेत में आती थी, शाम को फिर नहाना, खाना बनाना, 16 घंटे, 3 बजे उठना, 3 बजे उठना। कल एक बुजुर्ग ने कही बेटा 3 बजे उठा कर दे। जितना काम बुजुर्गों ने कहा ना 14-15 घंटे, उतना ही अगर आज के युवा कर ले तो अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बात तो पक्की है। 14-15 घंटे यहाँ काम कर ले जितना बुजुर्गों ने किया जी। और उन्हीं बुजुर्गों के अगर आज हार्ट की दिक्कत आ गई, उनके अगर बीपी बढ़ गया और उनका अधरंग हो गया, और उन नापा मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ यह बात देखा फोन करने की कि मेरा दादा मर गया ये, और उसकी बकवास सुना अनपढ़ आदमी की, जिसका पल्ले दाने नहीं कुछ,
और वो पल्ला है भिखारी है, लोग मनु कहन दंड है मेरे किले बिक गए, मैंने एमएलए बना दो। लोग इतने बेवकूफ है जी, कहीं तो मैं आप कहोगे भाई साहब ये सच बात है जी कि इतने बेवकूफ, वो पल्ला है भिखारी है कि मेरे किले बिक गए, तो इसका मतलब साफ नहीं दिखता अपने किले बनाने खातर अटके मांगा धर्म रुपये। कमी तो उसको किलों की फील हो रही है। और अब मेरे किले बिक गए, क्यों बिक गए तेरे किले? गढ़ाएंगे बिक रहे, सारा देश ने बना देने। एक एक 1.5 किला रहा जब तो अमेरिका जाओ ये इन सारा ना मल्ले बना दो। लेकिन एडवांस में न्यू कहना कि मेरे किले बिक गए, लोग ना वह देख बिक गए वाह इसके वाह लिख गए, ये नहीं सोच दे जुआ खेला था तूने, सट्टा लगाया था भाई। अगर जुआरी है सट्टेबाज है तना किले बेच दिए तो इसका मतलब तू इस देश का काबिल नहीं है कि एमएलए बने तू। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश का सिस्टम उल्टा है, ज्यादा रुपये बंट दान है साला एमएलए बना। अरे एमएलए होगा क्या है, क्या कर लेगा एमएलए बन के ने? सरकार चाहे किसी की मुख्यमंत्री बन जाओ और मंत्री बन जाओ, एमएलए कर कैसे कहे? और आज के तो सिस्टम चेंज हो गए, ना तो बदली कर सकता ना नौकरी ला सकता, फिर पल्ले की रह गया? ईंट पाड़नी लानी कमीशन लेना और घंटा इनका पल्ले, ये एमएलए है। मेरे को बड़ा दर्द होता है इस बात का कि किसान का समझ नहीं आ रही कि यार ये पल्ला है कहना लग रहा मेरे किले बिक गई, समझ इसने बढ़ावा समझ नहीं आ रही सर। या और कई व्यापारी है जिनके पास पैसे गड़े हैं, वो शक्ल ही नहीं दिखाता, गड़ 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 गड़ा होगा, जहाज में उतर आवे हैं, नजदीक लग सकते नहीं। बड़ा आदमी है भाई, बड़ा आदमी है भाई, कोई शराब में कोई रुपया में। ये क्या चीज है जी जो ये आप बता रहे हो ना, अनपढ़ता है इनको। केजरीवाल ये तो कह रहा है कि एक बार शिक्षित तो कर दो। ये अनपढ़ता है या फिर ये जो 200 साल गुलामी रही है वो इंजेक्ट हो चुकी है ब्लड में? नॉलेज नहीं है जी। इनको समझाने की कोशिश करे तो ये भी जेल में दे दिया, बताओ कितने का आदमी आए। अरे भाई आज पूछो तो सही अपने मोदी जी से, जी केजरीवाल जेल में दिया था और आपने तो कहा था कि इसने घोटाला कर रखा है, जेल में भी दे दिया और सत्ता भी चली गई। आप कितने के लोगों ने पूछा जाकर के ले भाई हम तो सारे के सारे खड़े हो गए और हम तो पूछना चाहते मोदी जी कि यू जेल में गया तो गया क्यों, झूठे ब्लेम क्यों लगाए, क्यों तरह झूठे ब्लेम लगाए, क्यों सरकार गई, क्यों स्कूलों का सत्यानाश कर दिया? कोई नहीं सांस काटता। जनता में इतनी हिम्मत नहीं। इनको जगाना ही जरूरी है, और नहीं तो रोटी खा के मर जाना, सारा देश हमारे फिर हम भी मर जाए। थोड़ी आपा तो कि मैं करके जावांगे जी, और 100% बढ़िया काम करके जाओगे अपने देश के लिए। दुनिया ये कहे कि भाई हाँ सच में किसान मजदूर के लिए काम कर रहे, वही काम करेंगे अपने देश के लिए और अपने परिवार। ये उभरे कैसे? हमने तो न्यू दिखा है कि 2 किला अगले 20 साल के बाद क्या करेगा उसके बच्चे? ताश पिट्टा हद गणा देश। ये नेता ताश की गड्डी दे हुए हैं अपने फोटो लगा लगा के। हाँ देते हैं जी। ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का ताश की गड्डी देने का निकम्मे बने रहो और ताश खेले जाओ। यार हद होगी। मेरे को भी बहुत लोगों ने कहा कि भाई साहब ताश की गड्डी बांटनी पड़ेगी, तेरा दिमाग खराब है, मैं तो एक भी नहीं दूं। तो आपने डिसाइड कर लिया कि माइंड डाइवर्ट नहीं करना, ईमानदारी से चलना है, लोग जिताएं चाहे ना जिताएं। भाई साहब एमएलए होता है कि मैं को नहीं, मैं तो इसका बहाना लोग वहां डगना अपने भैया ने जागरूक करूं और इनको उभारूंगा। एमएलए अगर नहीं होता कुछ, एमएलए ने तो बड़ी बड़ी कोठियां और बड़े बड़े बिजनेस सेट कर लिए जी हरियाणा में, वो कैसे हो गया? तो फिर यूं तो हो गया कि मेरे किले बिकी गए। हमारा रामकुमार गौतम जी ने कही थी, हमारा नारायण का दे दो आपने थोड़ा उदाहरण। वैसे तो सारा हरियाणा का ही हो, आड़त एक उदाहरण सा है। मेरे अंकल लगते हैं, बिला भाई मैं मेरा सब की मैं बिक गया, चाहे लाकड़ी दे दो और वोट दे दो, लोगों ने वोट दे दी। ये रे किले आड़े अंकल जी के, हमारे के सारे आड़े तो हैं। ये भी यूं भी नहीं बनया। अब मेरे किले बिकी गए, मैंने एमएलए बना दिया भाई एमएलए, तो आगे होंगे किले उल्टे। शिक्षा दे देने तो इनने क्या न बच्चे देते ने किले, जुआ खेला था, नशा कराया था, और जब जुआरी नशेड़ी है फिर तने क्या का नाम का एमएलए? 90 लोगों का प्रतिनिधि बनाना, वो लोग होने चाहिए जिसकी वजह से समाज के कुछ लोग या सारे लोग उभरे, देखें क्या करना चाहिए। अपने अपने बुजुर्गों को फॉलो कर लो जिन्होंने 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करा है। 3 बजे से लेकर 12 बजे तक घंटे तो देखो कितने हो गए। ये वापस वहीं जाना पड़ेगा आपको, उसी पे जाना पड़ेगा, तभी देश ग्रोथ करेगा। अमेरिका के अंदर हमारे ही जाने वाले बच्चे 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। और जो अपने ही देश के अंदर है जो लोग
पाकिस्तान से आए हुए जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, पंजाबी समुदाय के भाई हैं, बनिए भाई हैं, इन्होंने 15-15, 16-16 घंटे काम कराया भूखे रह के न, इसलिए आज वो गिने देना में थोड़े हैं कितने बड़े बन गए। ये जो आपने अभी बात बताई है कि वहीं जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पूरा दिन ना तो किसी को समय होता है और काम भी ज्यादातर कुछ होता नहीं है। हाँ जी, उधार की जिंदगी होगी, या गैस विदेश से आती है, हाँ जी। पेट्रोल डीजल विदेश से आते हैं। हमारी अपनी जो संस्कृति थी, चूल्हा था या घर की हाथ की चक्की, ये सब चीजें थी। जब ये चीजें थी तो लोगों के पास धन था। हाँ जी, आज तमाम टेक्नोलॉजी होने के बाद, काम होने के बाद, इसके बावजूद भी हमारे बच्चे डोंकी लगाने के लिए मजबूर हैं। कुछ तो काम चोर भी हो रहे हैं जी। मैं स्पष्ट बताऊं आपने, यहाँ काम की कोई कमी नहीं, काम करने वाला होना चाहिए। किसी ने भी मतलब 1-1.5 किला मैं बोला वहाँ तो चाय की दुकान शुरू कर ले, धीरे धीरे चाय की दुकान करेगा, उसके बाद फिर तू और बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा, फिर धीरे धीरे तरक्की होगी। 10 दिन में कितनी करोड़पति बनता जी, पूरी सदी लगती है आपको बड़ा बनने में। लेकिन यूं कहे कि लोग क्या कहेंगे, चाय बनाओ है और 1.5 किला वाला दारू पी का लग रहा, जब लोग कुछ नहीं कहते। दारू की बोतल में अपनी वोट बेच आए और अगला न व्यापारी बनाए, जब कुछ नहीं कहता आदमी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अपने अंदर नहीं झांकते, दोगले हो गए हम कहीं। ये चीजें बिल्कुल क्लियर सी है जी, बिल्कुल साफ साफ है। जो भी आदमी न्यू कहना कि मेरा सब की में बिक गया, इसका मतलब उस आदमी के अंदर जब अपना ही नहीं रख सका तो आपका क्या रखेगा यो। इससे बेईमान, इससे गंदा आदमी तो एक भी नहीं हो सकता धरती पे। सोचने की बात है, ये तो सोचने की बात है ना भाई। तेरे अंदर कैपेसिटी नहीं तेरा खुद का बढ़ाने की, और तेरा गवा दिया तो तू मेरा एमएलए बनकर करेगा कि तेरे जैसा धरती पर निकम्मा इंसान है ही नहीं। हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, हाँ जी, तो एजुकेशन के लिए आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है? 100% हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेंगे जी। जैसे पंजाब के अंदर टीचरों को ट्रेनिंग के लिए कहीं भी भेजना पड़े, पढ़े लिखे हैं ये सारे की सारी टीम, और अपने स्कूलों को 100% सही करेंगे ताकि गरीब से गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़े। आज हरियाणा के अंदर सारे स्कूलों का नाश हो गया जी। पहले तो अचानक से दौरे भी हो जाया करते किसी मंत्री के कि आज स्कूल चेक करेंगे, देखा आपने भी कोई करता नहीं? स्कूलों में तो कोई जाता नहीं जी, बच्चे भी बहुत कम बचे हैं। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ जी, बच्चे गए कहाँ, बच्चे पता कहाँ जा रहे हैं जी, प्राइवेट स्कूलों में। सुनो एक और बताऊंगा आपने कि स्कूलों में और कॉलेजों में तो सिर्फ एडमिशन है, बाकी तो अकेडमियां भरी खड़ी है। हाँ, अकेडमी में बहुत और अकेडमियों में लिखा होता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी अकेडमी का, कि नीचे लिखा होता है कि 100% गारंटी के साथ जॉब। मेरे को बहुत सी बेटियां ऐसी मिली कि मैं बेटा +2 के बाद आप इस अकेडमी में क्या लेने जा रहे हो। कहने लगे कि अंकल जी मेरे को पापा ना मेरी शादी कर रहे थे, तो मैंने कहा कि पापा वहाँ 100% जॉब है, तो इस बहाने मेरे 3-4 साल निकल जाएंगे। मतलब देखो तो सही कैसे कैसे तरीके अपनाए हमारे बच्चों ने भी, और माँ बाप समझ नहीं रहा कि करो शादी इसकी। जिसके शादी कर दी वो न्यू कह के तू सवेरे सवेरे गोबर गेर, झाड़ू पोछा कर, और शाम ने ये कह के सो जाना कि तेरी माँ ने सिखाया कि। ये डर रहा है, चल रहा है सारा का सारा। अरे उसने पढ़ा ले मेरे भाई, उसने कामयाब कर ले, बेटा हो चाहे बेटी हो, वो उसको बराबर का मैच मिल जाएगा, और उसके बाद होगी आपकी असली जिंदगी शुरू, और तभी होगी आपकी तरक्की। हम तो दिल से लगे हुए हैं जी इस चीज पे। कोई बच्चा अगर चाहे विदेश जाना चाहता है, वो अपनी फाइल खुद फिल कर सकता है जी? क्यों नहीं कर सकता जी? उसके लिए यूट्यूब पे चेक कर ले, मैं बता दूंगा कि मैं ऐसे ऐसे कर ले, किसी की जरूरत तो को नहीं। एडमिशन ले किसी भी स्टेट में जाके ने, अमेरिका की किसी भी स्टेट का, कैलिफोर्निया स्टेट के ऊपर मारा उंगली और वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ निकल जाएंगी। उसमें ऑनलाइन अपना फार्म भर दो, यहाँ भी तो भर लग रहे हैं, सेम भर सकता है, सेम प्रोसेस है जी, इसमें क्या दिक्कत है? जब यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भर सकता है तो अमेरिका भी भर सकता है, उसमें उसके बाद वीजा की जो प्रोसेस है, वीजा की वही सेम प्रोसेस है कि भाई आपको एम्बेसी फीस देनी है, सर्विस फीस है उनका 1 साल के लिए होता है कि वो खुद कर सकता है ये प्रोसेस? क्यों नहीं कर सकता जी? जो पढ़े लिखे साउथ के सारे कर रहे हैं जी। एम्बेसी की साइट पे जाओ आप, एम्बेसी की साइट पे जाओ, जाके सारा कुछ करो, क्या दिक्कत है? ये कर साउथ के तो सारे ही आदमी अपनी डेट भी खुद उठाते हैं। फिर इतने एजेंट कैसे पल रहे हैं जी हरियाणा के अंदर? लाखों करोड़ों रुपए लूट रखे हैं लोगों को, डरा रखा लोगों को कि गलत कर लेगा तू और तेरा नाश हो जाएगा तेरा पासपोर्ट का।
रिजेक्शन ऐसे ऐसे डराते जी। रिजेक्शन हाँ, मेरे लिए बहुत लोग कहते थे पागल है यार, 6.5 लाख में अमेरिका है, मेरा बड़ी बात करे, 6 महीना की फीस, एम्बेसी की फीस, इसने भी इसके अंदर ही खा लिया। मैंने तो जितना भी देश है जी, सारे के सारे 500 से ज्यादा कहने लग रहा भेज दीजिए, कोई एक आदमी बताओ तो सही किसी का 1 रुपया फालतू खाया हो तो। और ये रास्ता बताया कि इस रास्ते पे जा, इसी पे तेरा ये लगना है। मैंने तो मेरा वो लिया जी जो मेरे ऑफिस के मेरे कर्मचारियों का खर्चा है, बाकी तो हमने लिया ही कुछ नहीं। देखो इसके ऊपर मैं एक बात बताऊं आपने, साउथ के जितने भी लोग हैं टोटली लोग अपनी फाइल खुद फिल करते, किसी की जरूरत नहीं, और अपनी डेट भी खुद ही उठाते। वो क्यों उठाते हैं? शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया है, वहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वो लोग ज्यादा हमारे से आगे हैं। केरल के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, मतलब यहाँ हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। जितने भी इंडिया, मेरा ही छोटा भाई है डॉक्टर था, अमेरिका में गया, अपनी फाइल खुद फिल करी, अपना वीजा लिया, किसी एजेंट की जरूरत नहीं, बोला मैं खुद कर सकता हूँ। ये हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? तो ये पढ़े लिखे हैं भी नहीं, इसीलिए हमने इसके ऊपर काम करा कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये 35 लाख 25 लाख दे के जाते थे। हमने कहा कि ये इतने लगते ही नहीं। मेरे को कैथल की लड़की मिली थी शुरू में जब मैंने शुरू किया, नहीं तो हम करते भी नहीं। वो रो रही थी मार्केट में, मैं कहा बेटा तू रो क्यों रही है? कहने लगी कि सर मैं 35 लाख रुपए दे के आई हूँ, कैथल की हूँ मैं, और पेवा किसी से फाइल लगवाई थी मैंने, और एयरपोर्ट उतरते ही मेरे को उस एजेंट ने ये कहा कि तू यूनिवर्सिटी मत जाना, तेरी क्या नाम है, इसमें डॉक्यूमेंट्स में वो है, गड़बड़ी है, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट है। अब मेरे को तो असाइलम लगाना पड़ेगा यार, अब मैं वापस तो जा नहीं सकती। 35 लाख ले लिए और फीस ही नहीं भर रहा यूनिवर्सिटी की। फीस खाने के चक्कर में गलत डॉक्यूमेंट्स लगा देना। मेरा चैलेंज है, जितने बच्चे गए हैं मैंने किसी एक का भी गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया जी, और सबको प्योर 100% जैसे जैसे स्टेप है वैसे वैसे बताया। जिन्होंने विश्वास किया वो निकले, और पूरे इंडिया में तब से मैं अमेरिका का सबसे ज्यादा वीजा हमने दिया जी, सिखाया, समझाया। यही काम आप खुद कर सकते हो, बस इंटरव्यू की जो तैयारी है ना, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों को क्या बोले, क्या ना बोले, कैसे खड़ा होना चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी मारी ज्यादा है, उसमें महारत। और जो DS-160 फार्म है उसके अंदर भी इन लोगों को उस चीज का आइडिया नहीं है, हमें उसका आइडिया है कि इसके अंदर भरना क्या चाहिए। हमारे वीजा भी ज्यादा इसलिए। जिन माँ बाप के बच्चे अब 10th क्लास में है, 9th में, 8th में है, और वो चाहते हैं कि भाई 2 साल 3 साल बाद मुझे इसको विदेश भेज देना है, तो उस बच्चे के लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है एजुकेशन में? कोई भी स्ट्रीम हो जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सब्जेक्ट कोई भी ले वो, या इंग्लिश उसका जो दिल करे, लेकिन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखो सिंपल सी भाषा है कि अगर हमारे हरियाणा के अंदर कोई हिंदी ना बोले, हरियाणवी ना बोले, और कोई अंग्रेज आके अगर वो दुकान कर ले, तो अगर हमें इंग्लिश ना आती हो तो हम उससे क्या ले लेंगे? बिल्कुल वही चीज़ है कि आप अगर उन देशों में जा रहे हो तो इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो उन देशों में जा तो रहे हो आप, आपको प्लम्बर का, बिजली का, AC ठीक करने का ये काम आने चाहिए। क्योंकि आपके गांव में भी प्लम्बर की कमी है, मेरे गांव में भी प्लम्बर की कमी है, बिजली के अच्छे मिस्त्री मेरे भी नहीं है, आपके भी यहाँ नहीं है, रोजगार भी नहीं है, और अगर कुछ काम करवाने लग जाओ तो उस काम से रिलेटेड हुआ कोई मिलता भी नहीं है। मतलब यहाँ पे लोगों को तैयार सही तरीके से नहीं किया बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल 100% अच्छे ढंग से काम करके सीख कर जाना चाहिए, और जाना चाहिए, अच्छी बात है। वहाँ डॉलर है, महंगे हैं जितने भी पॉलिटिशियन हैं। दीपेंद्र हुड्डा अमेरिका में रह क्या काम करके आप पैसे कमाता था। प्रोफेसर संपत सिंह का बेटा अमेरिका के अंदर था, दुष्यंत चौटाला अमेरिका के अंदर था, ये कुलदीप बिश्नोई की बेटी अभी इंग्लैंड पढ़ के आई है, कैप्टन अभिमन्यु का बेटा विदेश में पढ़ने लग रहा है, ब्रिजेंद्र सिंह MP थे अभी कांग्रेस में, वीरेंद्र सिंह का बेटा विदेश में पढ़ा है, ये जितने भी करण चौटाला विदेश में पढ़ा है, ये जितने भी है सारे के सारे विदेश पढ़े हैं। दिग्विजय चौटाला विदेश पढ़ा है। मोदी जी तो नहीं पढ़े जी विदेश में, और वो प्रधानमंत्री हैं, देखो पढ़ा तो दिया, ये कर दिया, ये काम बट्ठा गोड़ सा ही कर दिया जी, और करके रखा जी। आज पूरी दुनिया को ये पता है कि मोदी को थोड़ी सी आंख दिखाता है ट्रम्प, और उसी समय ये सीधा हो जाता है। लाल आंख नहीं दिखा पाए अभी तक। अपने ने दिखाने लग रहे, हमें दिखाने लग रहा लाल आंख कि अगर आपने मेरे खिलाफ बोल दिया तो आपको अंदर कर दूंगा। यानी विश्व युद्ध के हालात जो भी हैं, बच्चों के लिए आज भी अमेरिका जाना
सेफ है, कोई ऐसी वो बात है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है जी। हम तो देखो सारी फैमिली वहाँ बैठी है, वहाँ जाके घना छतरी बढ़ने की जरूरत नहीं, अपना काम से काम रखे। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि शराब पी के बकवास कर ली, गाड़ी जिग जैक चला दी, तो लोगों को जब ये देखा भाई अपने कुरुक्षेत्र में कैथल में कोई अंग्रेज आकर ने और ये बकवास करेगा या शराब पी के बकवास करेगा तो कौन उठेगा? अपने बच्चे करते हैं जी वहाँ पे, घोड़े खूब, बहुत ज्यादा दुनिया करती है। इसीलिए तो उन पर केस है और फिर वो उल्टे आने लग रहे हैं। वो यूं कह के भाई तुम्हारी वजह से हमारे देश खतरे में है, इसलिए आप वापस जाओ। एक लड़के ने शराब पी के गाड़ी चला रखी थी, एक केस बताता हूँ आपको। तो जज ने कहा भाई आपकी वजह से हमारा देश खतरे में है, आपसे हमारे बच्चों का कोई ना कोई चोट लग जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने कहा कि जी मेरे को वहाँ खतरा है, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। ने बोला तेरी वजह से मेरे देश को खतरा है, वापस जा। जज ने बोला, जज ने बोला अमेरिका में, अमेरिका के अंदर जी। तो वापस आया वो लड़का। तो ये ज्यादातर तो बच्चे वो भी हैं जी। ऐसा नहीं है कि एक आधा तो होगा जरूर जो उन्होंने देना ही होगा कि नहीं तेरी स्टोरी में कोई दम नहीं है, वापस जाओ, ऐसे होंगे। लेकिन ज्यादातर वो बच्चे हैं जी। और इतने नहीं है कि जी ट्रक भर भर के आगे यहाँ इतना रुका रोड़ा और इतने डर गए। अब 80 आज एक लड़का एक्सपायर हुआ है, 81वां लड़का एक्सपायर हुआ है जी, करनाल का इंद्री का। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी ज्यादातर 80% से ज्यादा हार्ट फेल है। इतना अमेरिका में कभी हुआ ही नहीं, नौजवानों को यहाँ नहीं होता, वहाँ क्यों है? डर, बेचैनी। मतलब जो हमारे बच्चे विदेश में जाके मर रहे हैं ना, जो यहाँ पे डेड बॉडी जा रही हैं, उसमें वहां की इतनी प्रताड़ना नहीं है जितना उनका खुद का अंदर का डर है। अंदर का डर है, प्रताड़ना कुछ नहीं है जी। बताओ जितने भी साथी देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बोलो कि डरने की जरूरत नहीं है, डर हल। मैं कहा जी डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए वहाँ 20 मीटिंगें करके आऊँ, अलग अलग स्टेट में पैसा खर्च करके आऊँ जी। अपने घर तो मैंने सिर्फ 3 दिन लगाए वहाँ भी, और यहाँ भी मैं घर से दूर हूँ। अगर मैं घर की बात करूँ तो मैं सिर्फ अपने देश के लिए काम करके आऊँ, अपने बच्चों को मिल के आऊँ। और जिसको भी तकलीफ हो, जिसको लगता है कि नहीं रणबीर की बातों में दम नहीं है, बात कुछ हो रहा है, तो मेरे गले बात कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ग्राउंड रियलिटी अगर आपको जाननी है, कोई प्रताड़ना कर रहा हो तो मुझे बता भाई। वहाँ के कानून ऐसे सख्त है कि वहाँ का कोई गोरा भी आपको प्रताड़ना नहीं कर सकता जी। उसी से पुलिस ठाल लेगी 1 सेकंड में। ये आपके विदेश के मुद्दे हो गए भाई, आप आपकी फाइल खुद लगाओ। हाँ, वहाँ पे जाके डरने की जरूरत नहीं है। मतलब इंग्लिश अच्छी रखो करके, इंग्लिश अच्छी हो करके जाओ, कानून के साथ चलो, अपनी फाइल खुद लगा सकते हो, बिल्कुल किसी के जासे मारने की जरूरत नहीं है। और जितना मैं कह रहा हूँ इतने ही पैसे लगते हैं, जरूरत नहीं किसी को 25 लाख। मेरे थी बहुत लोग कहे कि भाई साहब मैं 30 लाख रुपए दे दूंगा, मेरे गला ठेका कर ले। क्यों करना तेरे गला ठेका? अच्छा बोला है तू यार। एक उचाना के पास थुआ गाँव है, 50 लाख रुपए दे के जा रहा है, टूरिस्ट वीजा लग गया उसका बाई चांस। क्यों? उल्टे पुल्टे है लगा दिए। 1 लाख गया। मैंने उठते ही उसके घर में कहा, मैं बोला भाई 1 लाख गया और तेरा भाई चला गया भाई, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं सच बोल दूंगा। बोला हाँ जी बोलो। मैं बोला भाई नाश कर दिया वह गणे वड़का का। उसके बाद तो उस एजेंट पर कम से कम तेरा साबत गांव और ग्वांडर तेरी रिश्तेदारी की। बोला जी 200 फाइल गई, किसी का लग गया। मैं बोले यार एक बात बता, जब अपना बिजनेस नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री तेरी नहीं, तो ठीक है दे दे 50 लाख। ये कागज तो हम भी बना देंगे श्याम दपल्ला, इसमें लग के है। फिर वो भाई मैंने मिला इस बार अमेरिका गया जब। बोला भाई साहब मैं वो ही हूँ जो आप मेरा 12 उदाहरण दो हर रोज। मैं बोले एक बात आई वो साची साची तू भी बता, तेरा भाई तो हाँ भर गया। बोला जो आपको हो जमा सच बात है, साढ़े गंदे कागज लगा दिए। उसके बाद हमने यकीन हो गया भाई मेरा निकल आओ ही हो। बोला कुछ नहीं ड्रामा है, ये 20-25 लाख लूंगा मैं, तेरा टूरिस्ट लगा दूंगा। क्या अकेले हुआ तू 25 लाख रुपए, तू ऐसा कौन सा कागज लगा होगा? उसमें ये दिखा दे हैं कि यू बिजनेसमैन है, एडिटिंग करके उसकी ITR भर दे हैं कि यू बिजनेसमैन है, तो इसने टैक्स भर रखा है। जब उनको पकड़ ले तो सारी जिंदगी जेल में पा मारे। एडिटिंग का खेल है सारा, एडिटिंग का खेल अपना घर कर लो। और उसके 50 लाख रुपए ले हुए हैं। मैं आपने एक बात जी, शाम का समय है, मैं ले ही नहीं सकता किसी पे ये 5000 पड़े भी कौन लग दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा कंप्यूटर पर सारा सौदा ही कर दूंगा। ये किसी के डॉक्यूमेंट एडिट करके उसके बच्चे की जिंदगी के साथ खेलना और उसके माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर देना, माँ बाप की जिंदगी सब कुछ बिकवा देना उसका। इससे अच्छा तो मैं एक सुझाव देता हूँ, किसी को 25 लाख 50 लाख देने की जरूरत नहीं। अपने ही पासपोर्ट को लेके आप पहले एशिया के देश देखो जहाँ पे आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, यूरोप के देश देखो। उसके बाद धीरे धीरे आप
कनाडा में, अमेरिका में चले जाओ, अगर आपका 12, 13, 14 ट्रैवल हो गया, 12, 13 लाख के 14 लाख रुपए लगने जी, गया रह गया, इतने देश भी देख लेगा, एक्सप्लोर भी हो जाएगा, और आप अमेरिका में भी पहुंच जाओगे, आपका वीजा डॉलर कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, पर आप कोई तरीके से चलो, तरीके से चलो, फॉलो करो। हाँ, इतने अपने ही पैसे अपने ही ऊपर लगाओ, किसी को देने की जरूरत नहीं है। हाँ। और बात करें अगर यहाँ की, हरियाणा की अपनी राजनीति की, तो अपनी राजनीति में भी आप ये देखो कि कौन नेता आपके लिए काम करना चाहता है, जो कौन आपको बहका रहा है। जो आदमी आपने ये कहना मेरे किले बिक गए, वो तो जी पक्का चोर आदमी है, उसने तो सिर्फ रुपये कमाने का मतलब, और कोई लेना देना नहीं। कारण पूछा जाए ना, किले क्यों बिके? किले तो जी दो ही रीजन है किले बिकने का, क्या तो नशेड़ी होगा और या फिर जुआरी होगा। वो तो किले बिकते ही नहीं जी, किसी के बिके देखे हैं? कौन सा ऐसा जी साबित गांव में बताओ जिसने बहुत बड़ा बिजनेस करा इसलिए चलेगा? मनोदीप तो कोई नहीं सुना जी मेरे गांव में। तो लॉस हो सकता है, वो लॉस हो सकता है जी। आपने पैसा कहीं से उठा लिया, आपने बिजनेस में लगा, बिजनेस में लगाओ तो लॉस आज एक बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, तीसरी बार तो बिजनेस से उठा देगा सारा सौदा। अगर वो आपने पैटर्न ठीक फॉलो किया है। हाँ, अब मेरे हल्के में तो मैंने 2 देख ली जी। रामकुमार गौतम ने कहा कि मेरी तो जमीन भी बिकेगी भाई, क्या लकड़ी दे दो और क्या वोट दे दो, लोगों ने MLA बना दिया। फिर मेरी चलती नहीं, सरकार में तो दूसरी बार फिर बनाया कि जी मेरी चलती नहीं, दुष्यंत चौटाला ने बना तो दिया लेकिन मेरी चलती नहीं, लोग फिर अपना हाथ पाथ के बैठ गए। ई वाला भी नहीं बोला मेरे किले बिक गए, गरीब घर का हूँ, खुद टाइम आ तो मैं जरूर आगे बढ़ाऊंगा। ले भाई बन क्या भाई तू भी बढ़ाई क्या करेगा? मतलब कई नु कहते यार आम आदमी पार्टी में आ गई, बेद आम आदमी पार्टी कुछ नहीं, किसी भारी सी पार्टी में आन है, मतलब भारी पार्टी मान की जरूरत तो को नहीं है, भारी पार्टी में तो ले लो इन पे। भारी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है जो सिर्फ एजुकेशन पर काम करे। आम आदमी पार्टी को लेके अपने यहाँ पे क्या है सर, लोग चलते हैं लहर पे। हाँ जी, कि लहर नहीं है, जब लहर आएगी तब देखेंगे। लहर आप बनावांगे, अपना दम पर होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, या लहर ही तो है कि आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप हेल्थ की बात कर रहे हो, आप किसान और मजदूर परिवार को उभारने की बात कर रहे हो, आप इस देश के लिए काम करना चाहते हो, होगी लहर। और क्या लहर है? इनका दौरत है, 4 शब्द भी नहीं है, ये करेंगे क्या? शासन और प्रशासन की सख्ती बहुत बढ़ रही है लोगों के प्रति, लोग डरे हुए हैं। हाँ, लोग हुड्डा के पीछे पीछे गए थे। अब की बार कांग्रेस में हुड्डा पर 70 सीट थी पक्की जी। मन में नहीं आ गया कि 45 से नीचे रहना चाहिए, 13 छोरा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ये हुड्डा जी की प्लानिंग? हाँ, 100% थी जी। और नहीं तो इतनी सीटें थी जो जीत रही थी, बढ़ने नहीं दिया। मेरे अड़े बरवाड़ा रामदास घोड़ेला हरा दिया, 3000 थे। अड़े वीरेंद्र सिंह का छोरा हरा दिया जी। ऐसी ऐसी करा कितनी सीटें जी मैं आपने बता दूं, जो ये सारे की सारी हुड्डा साहब ने खुद करवाई है सारा काम। लोगों पर विश्वास ज्यादा था और कर दिया काम। ये बड़ा शॉकिंग खुलासा है जी। बिल्कुल 100% है जी। और हुड्डा साहब को भी जिंदगी में नेता बन ही नहीं पाया जी। मैं जब हुड्डा साहब 2nd टर्म चल रही थी तो मैं बड़े गुणगान करता था इनके, बड़ा अच्छा आदमी, किसान के लिए बड़ा काम कर रहा है। मेरे को एक बुजुर्ग मिले थे जी। उन बुजुर्ग ने कहा कि यार क्या कहा तेरा हुड्डा यार, इस वर्ग का तो है ही नहीं, मैं तो थू करता हूँ ऐसे इंसान के ऊपर। बोला मेरी 10 एकड़ जमीन थी, 10 एकड़ में मेरा करोड़ रुपए किला था। सेक्शन 4 लगा के 10 लाख रुपए किला हड़प ली और सेक्शन 4 हटाकर ने करोड़ रुपए किला बेच दिया। बोला यू है तेरा हुड्डा। मैं उस दिन के बाद जी मेरे मन में हमेशा यू रहा कि मैं यार यू तो नर्राए बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी डीलर है, इसने की मेरा किसान का दर्द क्यों है? और ले जाएगा खड़ा जी पैसा ने। मेरे तो यह नहीं समझ मारी कि यू पैसों को लेके कहाँ जाएगा जी, जब छोरे का पल्ले ही नहीं की में इतने यू सही तो यूं बोला हो रहा है। आपने देखा होगा और डल का मुंह है, एजेंट था खुद, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर। देखा कितने आपने एजेंट बनया, एक ही बार एजेंट था, सारा गेम घुमा दिया, रुपये भी ले रहा है, अपने आदमी पर करवा दिया, थोपा किसी और पे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी की हरियाणा की राजनीति के लिए। क्या आम आदमी पार्टी के पास आज की डेट में 90 के 90 सीटों पे विधायक हैं, और अगर हैं तो सीएम पद का दावेदार कौन है? मतलब सीएम कैसा चेहरा हो सकता है? हम तो ये कहा जी अपने यहाँ तो सीएम है ना केजरीवाल होना चाहिए हरियाणा में, हरियाणा के अंदर। हरियाणा का है। और भाई मैं अगर मेरा पुराना जिले की बात करूँ तो मेरे हिसार का भी है,
लेकिन ये सच बात है कि खूब पढ़ा लिखा है, और आज की डेट में पूरे इंडिया में कोई भी चीफ मिनिस्टर के या प्रधानमंत्री के लायक ऐसा आज एक सिंगल आदमी भी नहीं जिसने अपनी IRS या IS की पद को त्याग दिया हो। आज ये है। और उन्होंने बहुत धरातल पर जाके काम करा, और गरीब तो गरीब आदमी के लिए काम करा, झुग्गी झोपड़ी में शिक्षा पहुंचा दी। ऐसे इंसान को ही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और ऐसे ही आदमी को प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज की डेट में जिसा मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी में है ना हरियाणा में, ईसा तो किसी पे भी कौन जी बता दे कोई एक। मैं तो कहने लग रहा जी, जितने भी है ना, इनके मरने के बाद आपकी आत्मा गवाही दे रही है कि हुड्डा का या नायब सैनी का या अभय सिंह का या अजय सिंह का इनकी फोटो लगा सकते हो इनके जाने के बाद, और इनको गर्व से कहे लोग कि ये इस देश के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये किसान के लिए है, ये छोटू राम जैसा है। एक आदमी भी नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी में कौन से चेहरे देखते हो सर आप ऐसे? हम तो ऐसे ऐसे चेहरे हैं जी हमारे पास, और नहीं तो पैदा करेंगे कि जो बिल्कुल देश के लिए काम करता हो जी, काम करेंगे। अब मैं पूरे हरियाणा में घूमूंगा जी। मुझे मेरी पार्टी ने खुल के खेलने के लिए मुझे बोला है कि बेटा तू खुल के काम कर और अपने देश के लिए काम कर, और मैं करूंगा अपने देश के लिए काम और अपने किसान मजदूर परिवार के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हरियाणा के अंदर सुबह से लेकर शाम तक जी, मैं अब तक भी अमेरिका से आने के बाद एक सिंगल डे मेरे को ये नहीं हुआ कि यार दिन और रात का फर्क है, मुझे एक हफ्ता यहाँ रेस्ट करना है। नारनौंद में मुझे अमेरिका से आने से पहले ही 150 प्रोग्राम ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हमें आपके साथ जुड़ना है, और सारे के सारे या कांग्रेस के थे या बीजेपी के थे या इंडियन नेशनल लोकदल के या जेजेपी के थे, और इनमें अगर अधिकता बात करो तो 80% कांग्रेस के थे। और ऐसा ही पूरे हरियाणा के अंदर, आपके कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत लोगों के मैसेज है मेरे पास कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। 2800 से ज्यादा प्रोग्राम है मेरे पास पूरे हरियाणा के अंदर। 2800 प्रोग्राम हरियाणा आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। वो है किसी और पार्टियों के पहले, लेकिन अब वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और इसी मुद्दे पर मैसिव जीत हो जाएगी 100% जी। अब मैं हर जिले में जाके उन सभी की मीटिंगें करूंगा और सबसे मिलेंगे, और सब ने अपनी आम आदमी पार्टी में जोड़ेंगे। केजरीवाल जी की नीतियों के साथ जोड़ेंगे, मनीष सिसोदिया जी की नीतियों के साथ जोड़ेंगे। सिसोदिया जी एज ए पर्सन कैसे इंसान है? मतलब मैं कह रहा जी, सिसोदिया जी, केजरीवाल जी घने गजब के इंसान है जी। वो तो सीधे बैठते न्यू के हैं कि नेशन फर्स्ट और अंत भी नेशन, नेशन ही होना चाहिए, फर्स्ट भी और अंतिम भी। बाद की चीजें हैं पार्टी और ये आदमी ये सब हो, अपना देश पहले। तो ऐसे इंसान के साथ तो जी मैं जितनी बार भी गया हूं ना, उनका हमेशा जज्बा देखा है। एक चीज और देखी, देखो इस पार्टी में 1 बजे जी दिल्ली आना है, आपने मिलना है जी, केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी मीटिंग लेंगे। मैं 10 मिनट लेट आया एक बार जी, क्योंकि भीड़ भाड़ थी। तो मैं हमेशा पहुंचता हूँ आधा पौना घंटा पहले, मेरी आदत है। मेरे को बैठते ही कहा कि सिसोदिया जी ने कि रणबीर ये आम आदमी पार्टी पढ़े लिखो की पार्टी है, और सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग है, यहाँ टाइम पे आना है। आज पहला दिन है तेरा, आइंदा कभी नहीं आपको बोल देंगे हम। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा यही देखा कि नेता तो 2 घंटे बाद होगा। आए, बात करी, अपने अपने काम लग गए। यहाँ ज्यादातर तो लोग मेरे को एक बार केजरीवाल से मिलवा दे, सिसोदिया जी से मिलवा दे, मेरे को टेलीफोन करने वाले जी रणबीर लोहान से मिलवा दे, मैं तो तेरा घर आ जाऊंगा। तो काम तो कर, एक बार काम करो, काम कर, जहाँ कहोगे वहां आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनता के लिए काम करो। हाँ, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए काम करो जी। हम आपके बीच में 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल जी भी आ जाएंगे, सिसोदिया जी भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जब कहोगे तब आ जाएंगे जी। चलो, आपने सिसोदिया जी के बारे में इतना बताया, और जहाँ तक हमें पता है, देखने में आया कि एजुकेशन के मुद्दे पे उनके काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो बिल्कुल कोशिश रहेगी सिसोदिया जी से जल्दी मुलाकात करें, और एजुकेशन के मुद्दे पे कि हरियाणा के लिए एजुकेशन में क्या हो सकता है, खुल के उनसे बातचीत हो एक बार। दूसरा, लोहान साहब या आम आदमी पार्टी के जो उपाध्यक्ष के तौर पे भी कार्य कर रहे हैं, हाँ जी, ईमानदारी की इन्होंने शपथ ली है कि मैं काम ईमानदारी से ही करूंगा, चाहे लोग मुझे वोट दें या ना दें, मैं दिमाग डाइवर्ट नहीं करूंगा लोगों के झूठ बोलकर। तो ये जो इस तरीके के जो लोग हमारे समाज में हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं और दिल से काम करना चाहते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं।
हम ये सोच लेते हैं कि ये मंत्री बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा, मेरे बेटे को लगवा देगा, मेरी बेटी को लगवा देगा, ना तो वो बेटा बेटी लग पाते और उनका भविष्य और उल्टा खराब हो जाता है। तो अगर उनको आपको रोजगार सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित करने के लिए आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, उनको एजुकेशन बेस्ट देनी पड़ेगी। एजुकेशन तो आप ये ढूंढो कि कौन से लोग वो हैं, कौन से नेता हैं आपके समाज में जो एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आम आदमी पार्टी को ही आप सिलेक्ट करो या कांग्रेस को या बीजेपी में ही जाओ। आप इंसान देखो कौन बेस्ट है, आप पार्टी पे मत जाओ, आप इंसान देखो कौन बेस्ट है और उसके विचारों से आप जुड़ो। और आज जो जानकारी हमें मिली है, सर से मिली है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके सर। और बड़ा अच्छा मैं लगा, आपने भी education बहुत पे जल्द बात करी। आपसे एक और डिटेल्ड जो है इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट करना चाहेंगे आपके साथ, बिल्कुल जी, जिसमें इन्हीं मुद्दों पे और गहराई से चर्चा हो बिल्कुल 100% जी। और ये सीरीज कंप्लीटली ये विचार लोग समझ पाएं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो हरियाणा के लोगों के लिए। मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ जी, आप जब भी कहोगे ना, जहाँ कहोगे, अपने देश के लिए, अपने मजदूर किसान परिवार के लिए 24 घंटे तैयार बैठा हूँ जी। अपने भाव जो आपके भी है, मेरे बड़े मैच खाओ जी, कि अपना भाइयों के लिए करना है और इनको कैसे उभारे, इनके लिए करना है। ये मरे पड़े यहाँ 80% से ज़्यादा, 90% कह सकते हो, 2-3 एकड़ जमीन है। बिल्कुल, ये या तो व्यापार पे रहें या अपने आप को बाहर करें। थोड़ा सा ना हमारे किसानों को भी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और जब बच्चों को एजुकेशन की तो है ही जरूरत, उसके बिना कोई चेंज हो नहीं सकता। बिल्कुल 100% हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया है 16-16 घंटे काम करके। आज उसी तरीके से हमें 15-16 घंटे काम करना पड़ेगा और अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर 15-16 घंटे हर घर में हर आदमी काम करने लग जाए, माता भी बहनें भी, जैसे पहले होता था, तो देखो कितने अच्छे तरीके से घर उठे जी। कई कई तो ऐसे ही घर हैं गांव में, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, उन हवेलियों पे सीमेंट नहीं लग पा रही अब, जो अब पैदा हो रही है। बिल्कुल, सारा दिन काम, पेंट नहीं हो पाता उन पे। पेंट नहीं हो रहा जी उनने, है ना। और वो पड़ी है वीरान की जी, बाहर 2 कोठड़े घालने पड़े हैं। 15-16 घंटे काम करके कराया उन्होंने, एक बार करो तो सही। हम खुद कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने इतने घंटे काम कराया उन्हें चेक भी नहीं करवाते जी। ये कोई बीपी तेरे को शुगर ते मरा पड़ा हर, माँ बाप दादा दादी इसीलिए नहीं बताते अपने पोता पोती ने कदे बच्चा का कर्जा ना हो जाए। वो आज भी बेचारे मरने लाग रहे इनकी खातर। अरे इनको काम कर लो। तो इन विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्द एक डिटेल्ड और डीप इंटरव्यू के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद Thank भाई you जी साहब, very आपका much। बहुत बहुत मुबारक है।